तो आज की क्लास में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो एओडी वाला पार्ट था, तो उसमें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस जो होते हैं, उसकी आप एओडी बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं। उसपे कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उस पे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन में फंक्शन लिखा हुआ है f और g टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है रियल नंबर पे, जिसमें f डैश x पॉजिटिव है, g डैश x नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि f ऑफ g के बारे में, कि x x माइनस 1 से बड़ा होगा, x x प्लस 1 से बड़ा होगा। तो बेसिकली क्या आइडिया है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है या जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है और आपने कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया दैट इज f ऑफ g। तो यहाँ पे अगर फंक्शन f इंक्रीजिंग है और फंक्शन g भी इंक्रीजिंग है तो फॉग क्या होगा? और अगर ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? और अगर यहाँ पे ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है तो क्या होगा? और अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फॉग के ऊपर क्या होगा इफेक्ट? तो फॉग के बारे में हम उससे क्या बोल सकते हैं? तो बेसिकली हम ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं देखो, फिर बाद में एक रिजल्ट आएगा जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकता है देखो, जिसमें यहाँ पे फंक्शन अपने को नहीं दिया हुआ, तो जनरली हम ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा जाते हैं। दूसरा ये है कि जेईई मेन में भी इस टाइप पे अभी रिसेंटली 2022 में एक क्वेश्चन आया था इसी चीज़ को लेके। उसमें फंक्शंस हमें एफएक्स और जीएक्स दिए हुए थे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जी डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें यहाँ पे पता लग गया। अब हम फॉग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें जो इनपुट वैल्यूज है उसको आपको देखना है। जैसे यहाँ पे इनपुट मुझे दिख रहा है एक्स, एक मुझे दिख रहा है एक्स माइनस वन और एक मुझे इनपुट दिख रहा है एक्स प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन डिफाइन करेंगे, उस पर तीन ही पॉइंट्स ले लेंगे। एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन, दे आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो जिसमें एडिशन वन का हो रहा है। वन से आगे चलते जा रहे हैं हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हमको फॉग का डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पे गॉफ है तो गॉफ का भी डिफाइन करना पड़ सकता है, फॉग का भी डिफाइन करना पड़ सकता है। तो जैसे सपोज हम फॉग की बात करते हैं, जैसे मैं फॉग का डिफाइन करूंगा, सेम मेथड से आप गॉफ का भी डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फॉग की अगर डिफाइन की बात करता हूं तो मैं डिफाइन करूंगा एफ ऑफ जी एक्स। उसके लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा अंदर वाला जो पार्ट है जी एक्स, इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा फंक्शन जी एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इनपुट फॉर जी हो जाएगा, तो उसमें वैल्यूज आएंगी जी एक्स माइनस वन, जी एक्स और जी एक्स प्लस वन। फंक्शन जी अगर डिक्रीजिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, ये वैल्यू लार्जेस्ट होगी, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करेगी और ये वैल्यू उससे छोटी होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो अब जो वैल्यू जाएगी इनपुट वो फंक्शन एफ में जाएगी। तो अगर आप फंक्शन एफ की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, फंक्शन एफ में जो वैल्यूज है वो इस तरह से इनपुट में जाएगी यहाँ पे। तो फंक्शन एफ के लिए अगर मैं इनपुट डिफाइन करूंगा तो उसके लिए इनपुट वैल्यूज क्या आएंगी, जी ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी, जी ऑफ एक्स उसके राइट में बीच में होगी और जी ऑफ एक्स माइनस वन उससे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज डिफाइन करी, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन एफ के लिए, स्मॉलेस्ट नहीं सॉरी लार्जेस्ट वैल्यू, क्योंकि सबसे बड़ा है, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर एफ के इनपुट की बात करेंगे तो एफ के इनपुट में जो उसका इनपुट है दैट विल बी द एक्स फॉर एफ। तो ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ आएगी नंबर लाइन के ऊपर। अब हम फंक्शन एफ के हिसाब से उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यू की इनपुट के लिए वो बड़ा होगा, छोटा होगा। तो फंक्शन एफ लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे अगर इन तीन पॉइंट्स पे तीन वैल्यूज करेंगे डिफाइन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये उससे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो उससे तुम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस वन जो है वो एफ ऑफ जी एक्स से बड़ा होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन। ये तो अपने को पता लग गया फॉग के। तो आप देखो हुआ क्या, अगर मैं फॉग की बात करता हूं तो इस फंक्शन का बिहेवियर कैसा आ रहा है वो हम एनालाइज कर लेते हैं। तो जो मैंने सबसे पहले इनपुट लिए थे वो ये लिए थे एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो फॉग की अगर मैं यहां बात करता हूं तो यहां पे अगर मैं लिख लेता फॉग ऑफ एक्स माइनस वन, फॉग ऑफ एक्स और फॉग ऑफ एक्स प्लस वन, यही अपने को दिख रहा है। तो अगर फॉग एज ए फंक्शन की बात करता हूं तो फॉग के लिए इनपुट लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये है, फॉग के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। तो हम फॉग को अगर देखेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है अपने को दिख रहा है कि जी ऑफ एक्स माइनस वन जी एक्स से बड़ा है और वो जी ऑफ एक्स प्लस वन से भी क्या है, बड़ा है। तो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखेंगे तो फॉग ऑफ ये वैल्यू से बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो अपने को दिख रहा है जैसे से आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं फॉग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एज ए फंक्शन फॉग की अगर मैं बात करूंगा तो इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां तक ठीक है। तो अब अगर हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमने ये यहां पे पता लगा लिया कि फंक्शन एफ अगर इंक्रीजिंग है, फंक्शन जी अगर डिक्रीजिंग है, तो इस केस में फॉग क्या आ रहा है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। तो वो इस केस में भी होगा और इस केस में भी ऐसे ही होगा, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा दोनों के केस में। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे कि फॉग का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या आएगा। अगर मैं फॉग का डेरिवेटिव निकालता हूं तो आएगा, जैसे फॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स, ये वैल्यू है।
तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि एफ डैश का जो साइन होगा और जी डैश का जो साइन होगा उसका जो मल्टीप्लीकेशन है वही आंसर आएगा। एफ डैश का साइन अगर हमेशा पॉजिटिव है, जी डैश का साइन अगर हमेशा नेगेटिव है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो फॉग हमेशा डिक्रीजिंग आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसके केस में फॉग क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा फंक्शन। और सपोज अगर मान लो ये भी डिक्रीजिंग हो जाए और ये भी डिक्रीजिंग, तो भी फॉग क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा। तो ये हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो इससे अगर मेरे को ये बोलना है किसी भी केस में, तो अगर मेरे को ये पता है कि एफ अगर इंक्रीजिंग है, जैसे इस क्वेश्चन में था, और जी अगर डिक्रीजिंग है, तो मुझे ये पता है कि जो फॉग होगा वो क्या होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब मेरे को अगर सिर्फ इतना सा पता है तो मैं आइडिया बता सकता हूँ। तो डिक्रीजिंग है मतलब x माइनस वन पे जो वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू x पे होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी x प्लस वन पे। तो अब आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऑप्शन देके बता सकते हो। फॉग ऑफ x माइनस वन जो होगा सबसे बड़ा होगा। नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ आंसर गलत मार्क किया ना। फॉग ऑफ x, ये आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ मैंने गलत मार्क कर लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फॉग ऑफ x माइनस वन सबसे बड़ा होगा, फिर x उससे छोटा, x प्लस वन सबसे छोटा। x माइनस वन सबसे बड़ा होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, फॉग x इससे बड़ा होगा। सेम ही चीज अगर आप इसमें गॉफ भी डिफाइन कर लोगे तो उसमें भी सेम ही चीज रहेगी। गॉफ में भी क्या होगा, अगर ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव निकालोगे तो डिक्रीजिंग आएगा। तो वो सेम ही चीज हम गॉफ के बारे में भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं गॉफ के बारे में बात करूंगा तो गॉफ ऑफ x माइनस वन जो है वो लार्जेस्ट होगा, तो ये छोटा तो होगा नहीं किसी से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और जो x प्लस वन होगा वो सबसे छोटा होगा, तो ये किसी से बड़ा हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जे एडवांस में ऐसे दो ऑप्शन बना दिए जाए, मोर देन वन करेक्ट, तो उसमें यहाँ पे गॉफ का भी एक आंसर सही हो सकता है। तो अब एक चीज यहाँ पे जो जेई मेन में इस बार क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, फंक्शन एफ भी डिफाइंड था, फंक्शन जी भी वहां पे क्वेश्चन में डिफाइंड था। और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, फंक्शन जी को लॉग में था, फंक्शन एफ भी किसी में था, और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, फॉग ऑफ अल्फा वन इज ग्रेटर देन फॉग ऑफ अल्फा टू। तो आपको अल्फा वन और अल्फा टू में एक इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करना था, उससे आपको अल्फा की वैल्यूज को बताना था किसके बीच में होगी। तो इसमें जब भी आपको देखना है तो पहले एफ और जी का आप बिहेवियर चेक करेंगे। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या आता है, इनका जो बिहेवियर है वन टाइप आता है, या तो वो इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें बनाए जाते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अल्फा वन और अल्फा टू में इनइक्वालिटी बना सकते हैं। अगर फॉग जो है इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब अल्फा वन अल्फा टू से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज करेगी। अगर फॉग डिक्रीजिंग होगा तो हम ये बोल सकते हैं अल्फा वन जो होगा अल्फा टू से छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे फॉग की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो जस्ट इनवर्स रिलेशन आएगा इनपुट वैल्यूज के लिए। तो ये हो गया यहाँ पे कंपोजिट जो फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड, अगर हम यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल के ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप है इनइक्वालिटीज यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इनइक्वालिटीज यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जेईई एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन में अगर क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी वेरी स्मॉल क्वेश्चन, उस पे क्वेश्चन जनरली जेईई मेन में आते भी नहीं। तो इनइक्वालिटीज यूजिंग एओडी का क्या मतलब है, देखो। तो यहाँ पे इस तरह के जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं उसमें ऐसे लिखा जाता है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा होगा। इस तरह से इनको कंपेयर करना है आपको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपके अगर आएगा ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन में ऐसे आ सकता है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स या एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में इस तरह से आ सकता है यहाँ पे। तो इवेंचुअली आपको एफ एक्स और जी एक्स को कंपेयर करना पड़ेगा। एफ एक्स और जी एक्स को कंपेयर करने वाला जो क्वेश्चन है वो मैच टाइप में भी आ जाता है, कॉलम मैच टाइप में भी एक बार जे एडवांस में आया है क्वेश्चन। और जे एडवांस में रिसेंटली मेरे हिसाब से 2021 में जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस में आया है, बेसिकली मोर देन वन करेक्ट वाले ऑप्शंस में वहां पे आया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एफएक्स और जीएक्स जनरली आपको दिए हुए होते हैं, आपको उनको कंपेयर करना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बोला है प्रूव द इनइक्वालिटी, देखो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इवेंचुअली क्या है, आपको ये इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी है, इस फंक्शन और इस फंक्शन को कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो उसका तरीका क्या होता है, तो जिस भी फंक्शंस को आपको कंपेयर करना है आप उनको एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा और ये जो है इसको मैं एक फंक्शन मान लूंगा एच एक्स। और अब मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन एच एक्स है उसका बिहेवियर चेक करूंगा कि वो कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो पहले हम एफ बनाएंगे, 3x को यहाँ ले जाएंगे। अब एफ का हम बिहेवियर चेक करेंगे डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव जो आएगा 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा एच एक्स को किया डिफाइन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बिहेवियर ऑफ एच एक्स निकालेंगे। बिहेवियर क्या आएगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। और इन जनरल जब भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एस्टेब्लिश करनी होती है कि कोई फंक्शन किसी से बड़ा है या छोटा है, तो जो बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स आप इसमें निकालेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू दैट इज 0 से पाई बाय 2। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में आप हमेशा एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करेंगे। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप।
तो अब जब भी आप ये बिहेवियर चेक करेंगे, तो ये जो बिहेवियर है, हमेशा एफ डैश एक्स क्या आएगा? या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ये आपको काफी कॉमन हर क्वेश्चन में दिखेगा जिसमें भी आपको इनइक्वालिटी कंपेयर करनी होगी। यही बिहेवियर हमेशा आएगा। ऐसा क्यों है? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये जो बिहेवियर ये है, ये आपको हमेशा मिलेगा कि ये जो एफ डैश एक्स का बिहेवियर है आपको हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आए। अगर आपको मान लीजिए एफ डैश एक्स के बिहेवियर का नहीं पता लगा, जैसे इसका मतलब देखेंगे एफ डैश एक्स। अगर आप यहाँ पे इसको देख के ये बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से पाई बाय 2 में हमेशा पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव। ध्यान रखिए इसका एग्जैक्ट साइन आपको पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में से एक ही साइन जनरली होता है। अगर आप ये डिटरमाइन नहीं कर पाते, इफ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन दिस बिहेवियर, अगर हम ये बिहेवियर नहीं फाइंड कर पाते हैं, तो जनरली क्या होता है, जो भी एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स आप निकाल पाएंगे, उसमें से एक फैक्टर आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है। तो जो जिसका साइन आप नहीं पता कर पा रहे हैं, जिसका भी साइन एफ डैश एक्स में, जिसका साइन आपको पक्का पता है, तो ध्यान रखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक सिंगल वैल्यू के साइन से फर्क फायदा नहीं होगा। अगर एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, ये डिवीजन ऑफ टू फैक्टर्स, उसमें से एक फैक्टर हमेशा क्या है, पॉजिटिव। उसको हटा के फिर जो दूसरा फैक्टर है जो भी बचेगा, आप उसका बिहेवियर कैसे निकालेंगे, उसका साइन अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उतने पार्ट को, टेक दैट पार्ट, ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट या डिवीजन वाला फैक्टर पूरा होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में। वी विल टेक दैट पार्ट एज ए अनदर फंक्शन। जैसे मैंने इसको एच एक्स लिया, तो उसको मैं मान लूंगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, उसको मैं पी एक्स मान, फिर मैं क्या करूंगा, पी एक्स में सेम चीज अप्लाई करूंगा, जो पी एक्स है उसमें लगाऊंगा डेरिवेटिव पी डैश एक्स, और फिर मैं उसका बिहेवियर फाइंड करूँ। दिस इज हाउ यू प्रोसीड। अब जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें आप डायरेक्टली इसका बिहेवियर एक स्टेप में ही जनरली पता लग जाता है। जिसका नहीं पता लगता उसके लिए आपको ये करना है, ऐसा भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि जिसमें आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। सो दैट इज मोर और लेस लाइक कि एच एक्स का बिहेवियर अपने नहीं पता कर पाए एफ डैश एक्स के बिहेवियर के बारे में, कि हमें नहीं पता पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम इसके बाद में इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव पे जाते हैं। पी डैश एक्स बेसिकली क्या है, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वन ऑफ द फैक्टर्स। फिर हम वहां पे अगर आप पी डैश एक्स निकालेंगे, तो जो पी डैश एक्स है उसके केस में या तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। ये ध्यान रखना, हमेशा एक सिंगल साइन ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो ये चीज आपको क्लियर हो। तो हमने बोला कि जिस भी फंक्शन को कंपेयर करना है उसको आप सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल फंक्शन मान लिया। अब आप एफ डैश एक्स का साइन निकाल, तो एफ डैश एक्स का साइन निकालना है तो इसमें ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर साइन और कोसाइन आता है उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको हमेशा पता होती है। डोमेन में हमेशा चेक करना चाहिए, तो cos x पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में होगा। तो अब मेरे को इसको देख के नहीं पता लग रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पता होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे सेक्स स्क्वायर एक्स की मेरे को पता है वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा 1 से इंफिनिटी के बीच में होती है। 0 से पाई बाय 2 में ये होगा, और 0 से पाई बाय 2 में अगर आप cos x देखेंगे तो ये वैल्यू किसके बीच में होगी, दैट विल बी बिटवीन 0 टू 1। तो ये वैल्यू हमेशा इसके बीच में होगी, ये अपने को पता है यहाँ। तो अब हम यहाँ पे इसको देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा नहीं होगा, क्योंकि अपने को दिख रहा है यहाँ पे 2 cos x, यही दिख रहा है। अब अगर मैं इसको -3 अगर अलग कर दूं -2, तो 2 cos x -2 तो नेगेटिव भी हो सकता है। सेक्स स्क्वायर x तो सिर्फ 1 को यहाँ पे पॉजिटिव बना सकता है। मतलब सेक्स स्क्वायर x -1 लिखा होता तो उसको देख के हम हमेशा बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं -1 हटा के जो 2 है अगर इसके साथ ले आऊंगा तो आएगा 2 cos x -2। फिर उसका साइन नहीं बता पाएंगे, कैसे नहीं, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो cos x -1 आएगा, cos x -1 तो नेगेटिव हो गया। फिर सर वो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एडिशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा हम नहीं बता पाए। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके स्टक हो गए। तो अब उसके केस में तो सर आपने बताया कि आप हमेशा इस तरह से करेंगे, लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं, आपको पहले हमेशा यही सोचना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पता लग जाता है। तो यहाँ पे इसका साइन अब देखो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि पॉजिटिव होगा। इसमें मेरे को एक जो तरीका दिख रहा है दैट इज AMGM इनइक्वालिटी। मैं इससे इसमें साइन पता कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में कैसे आया, तो AMGM इनइक्वालिटी हमेशा ध्यान रखेंगे कब हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऐसे दो फंक्शंस के केस में जिसमें एक फंक्शन दूसरे का रेसिप्रोकल है समहाउ, एंड इट इज अ वेरी कॉमन मेथड टू अप्लाई। जैसे मुझे यहाँ पे दिखा cos x और मुझे यहाँ पे दिखा sec स्क्वायर x, तो जो cos x और sec स्क्वायर x है वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। cos x है, ये 1/cos x है। तो अब AMGM इनइक्वालिटी लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अगर जिस भी फंक्शन में हम लगा रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ a + b + c अपॉन 3, तो मैं बोलता हूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू am हो गया abc की पावर 1/3। तो कहने का मतलब है AMGM इनइक्वालिटी किसमें अप्लाई करी जाती है, जिसमें abc का जो प्रोडक्ट है अगर आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट आ रहा है, तो वो एक काफी कॉमन थॉट प्रोसेस है जिसमें आपको हमेशा AMGM इनइक्वालिटी का अप्लाई करने का सोचना होता है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रही है ये वैल्यूज
और एएमजीएम इनइक्वालिटी किसमें लगाते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज में लगाते हैं। ये 0 से पाई बाय 2 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है नंबर्स ए बी सी, उसमें ही हम ये अप्लाई करते हैं। तो प्रोडक्ट कांस्टेंट कब होगा? जैसे अगर मेरे को दो में लगाना है, ए और बी में, तो ए और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट तब होगा जब ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे समहाउ, एक्सेप्ट द कांस्टेंट टर्म। तो मुझे जब cos और sec दिखता है तो मुझे पता है cos और sec का प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन यहाँ तो sec स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं एक को cos ले लूं और एक को मैं ले लूं sec स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट 1 तो आएगा नहीं। प्रोडक्ट 1 कब आएगा? जब एक cos हो दूसरा भी cos हो, क्योंकि cos मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर जो है कांस्टेंट आएगा। और 2 cos x होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये 2 cos x। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अगर मैं इसमें एमजीएम लगाऊंगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x अपॉन 3। मैं ये लिख सकता हूँ। तो बेसिकली मैं एमजीएम इसमें लगा रहा हूँ, cos x प्लस sec स्क्वायर x। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इसका प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 1 की पावर 1/3। तो अपने को ये पता लग गया कि 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x क्या है? दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अपने को ये पता लग गया 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 3 क्या है? दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एएमजी में इक्वालिटी का साइन सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब, इसमें इक्वालिटी कब होती है? इक्वालिटी तभी होती है when a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तभी इक्वालिटी होती है, नहीं तो इक्वालिटी नहीं होती। तो इक्वालिटी तभी होगी जब cos x इक्वल टू sec स्क्वायर x के बराबर होगा, नहीं तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे हम f डैश x के बारे में ये बोल सकते हैं कि ये चीज वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, एक्सेप्ट एट वन पॉइंट जो कि एंड पॉइंट है, जहां पे इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3, नहीं तो हमेशा पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट, मतलब फंक्शन f(x) क्या होगा हमेशा? फंक्शन f(x) नहीं, जो भी अपना h(x) था, तो ये अपना इस केस में फंक्शन f(x) मान लिया हमने। तो फंक्शन f(x) क्या है? हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बिहेवियर आप हमेशा बता पाएंगे। तो इससे आपको हमेशा पता लगेगा कि h(x) या तो इंक्रीजिंग होगा या h(x) डिक्रीजिंग होगा। आपको ये हमेशा पता करना है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, दोनों में से एक ही आएगा। तो जैसे इसके केस में हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, पॉजिटिव नहीं। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? जो भी डोमेन है उसमें फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन अपनी क्या है? 0 से लेकर के पाई बाय 2। इसमें जो फंक्शन f(x) है वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं? इनइक्वालिटी कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो हम ये बोल सकते हैं फंक्शन f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जो f(0) होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन f(x) जो है 0 से पाई बाय 2 में, वो हमेशा f(0) से बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा। f(x) की वैल्यू हमेशा f(0) से बड़ी आएगी। तो हम ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और f(0) इस केस में क्या है? वो वैल्यू है 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। हम ये चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अब मैं जब तुम्हें बता रहा था कि ये आएगा फिर ये आएगा, अब जब हम इसमें फंक्शन मानते हैं ना f(x) माइनस gx, तो ये वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 दिख रही है या आपको लेस देन 0, यही तो हम साइन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जो मैंने f(x) माइनस gx निकाला, और इसमें एक और चीज है जो आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें आपका h0 अगर आप निकालेंगे तो वो वैल्यू मोस्टली क्या आएगी? 0 ही आएगी। आप हमेशा चेक कर लेना मोस्ट ऑफ द केसेस में h(0) या फिर जो भी एंड पॉइंट पे, एक पॉइंट पे वैल्यू आपको 0 दिखेगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 दिखी मेरे को। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये एस्टेब्लिश कर रहा हूँ hx के बारे में कि hx जो है वो h0 से हमेशा बड़ा है। दिस इज द क्वेश्चन, यही हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ, तो जो मैंने फंक्शन अज्यूम किया उसकी वैल्यू जो है f(0) से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश। और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 में हमेशा f(0) से बड़ी होनी चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यही मैं चीज बोल रहा था कि ये वैल्यू या तो हमेशा पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो बेसिकली जो एंड पॉइंट पे वैल्यू आती है, उस पॉइंट से हम फंक्शन की बाकी पॉइंट पे वैल्यू कंपेयर करते हैं, या तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है या वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। f डैश x का साइन सॉरी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, तभी हम बोल सकते हैं कि f(x) जो है उस वैल्यू से या तो बड़ा होगा या f(x) उस वैल्यू से छोटा होगा। इसलिए हम बोल रहे थे। तो दोनों में से कोई सा भी एंड पॉइंट हो सकता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे एस्टेब्लिश कर लिया। अगर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे तो हम क्या लेंगे? यहाँ पे इसको एक सिंगल वेरिएबल कॉस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसको सबको कॉस में चेंज कर दूंगा, मैं कॉस में चेंज करने का क्यों सोचा? क्योंकि फिर फाइनली क्या है, पूरा एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा, फिर मैं उसके फैक्टर जनरेट कर लूंगा। तो यहाँ पे क्यूबिक आ गया, तो इसके फैक्टर अगर आप निकालेंगे तो आएगा cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 cos x प्लस 1, अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। 2 cos x प्लस 1 भी 0 से पाई बाय 2 में हमेशा पॉजिटिव। तो हम वैसे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि f डैश x क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ये है तरीका इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करने का बिटवीन एनी टू फंक्शंस। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये। तो अब जो ऑप्शन आ सकता है मल्टीपल करेक्ट में, वो ऐसा लिखा हो सकता है, यहाँ पे ये साइन हो सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, दोनों में से एक चीज सही होगी। तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। अब इसमें देखो वैल्यू 1/e पे दी हुई है और e पे दी हुई।
तो फंक्शन हम क्या मानेंगे, वो मानेंगे tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। हम इस फंक्शन के बारे में एस्टेब्लिश करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और हमेशा नोटिस करेंगे आप, जब वैल्यू 1 बाई ई और ई पे कंपेयर किया गया है, तो हम ये बोलेंगे 1 बाई ई से ई के बीच में इस फंक्शन का जो भी बिहेवियर होगा, या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव, तभी वो वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और अगर इसके हिसाब से अगर हम देखना चाहें, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x इक्वल टू ई पे जो वैल्यू है और 1 बाई ई पे जो वैल्यू है, ई पे जो वैल्यू है वो 1 बाई ई से बड़ी है। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस इनइक्वालिटी में। तो मतलब 1 बाई ई से ई में ये फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम ये डिटरमाइन कर लेंगे तो ये चीज यहाँ पे सही लिखी हुई है। तो अब मैं इसका निकालूंगा डेरिवेटिव, ये तो हमें निकालना ही है। फिर मैं कॉमन लूंगा जो फैक्टर जनरेट कर सकता हूँ। तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये तो हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू अपने को पता है, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव। लेकिन ये जो दूसरा वाला फैक्टर है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे कि भाई सर ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव। इसके बीच में ई से लेकर के 1 बाई ई से लेकर के ई के बीच में। तो अब मैं अगर इसके बारे में नहीं डिटरमाइन कर पा रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लूंगा gx। अब उस फंक्शन के मैं डेरिवेटिव को एनालाइज करूंगा। दिस इज हाउ यू डू इट। अगर आप फाइंड कर सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, देन दैट इज फाइन। नहीं कर सकते तो उसमें जो एक फैक्टर है उसको वापस डिफरेंशिएट करके देखिए। जनरली क्या होता है, हो सकता है कि एक बार डिफरेंशिएट करके ही पता लग जाएगा। कई बार एक बार इस से नहीं लगता तो हम एक बार नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और यहां से भी नहीं लगता तो इसके बाद में भी नेक्स्ट स्टेप पे कई बार जाना पड़ता है, बट इवेंचुअली विल गेट टू योर आंसर। तो हम यहाँ पे gx से क्या पता लगाते हैं, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका आप डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आएगी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/। अब मैं इसका साइन एस्टेब्लिश करूंगा तो फिर से मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब g डैश एक्स से gx के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो g डैश एक्स के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि अंडर रूट है, पावर में क्यूब हो या कुछ भी हो, ये पॉजिटिव है। अब अगर यहाँ पे इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट भी क्या है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि 1 में कुछ भी आप ऐड करेंगे उसका अंडर रूट 1 से बड़ा ही आएगा, तो ये भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से g डैश एक्स के साइन के बारे में बोल सकते हैं, वो साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा 1 बाई ई से ई के बीच में। बाकी पॉइंट पे अपने को कोई मतलब नहीं है वहां पे क्या साइन है, व्हाटएवर बी द साइन लेट देयर बी द सेम साइन, इट डजंट मैटर। बट ये वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर है। तो अब g डैश एक्स से gx के बारे में क्या बताएंगे, और gx से हम f डैश एक्स के बारे में क्या बताएंगे। तो जो g डैश एक्स है अगर हमेशा पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि gx क्या है, हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोल सकते हैं भाई, अगर gx हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, gx इंक्रीजिंग है तो gx का डायग्राम बना लो, ये gx है हमारा। यहां तक क्लियर है, gx हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब gx की वैल्यू किससे बड़ी होगी, तो अब हमें सिर्फ g डैश, मतलब इसका अगर अपने को साइन पता करना है क्या है, तो अपने को यहाँ पे ये पता करना था, ये तो पॉजिटिव था, यहाँ पे अपने को ये डिटरमाइन करना था कि आइदर दिस इज ग्रेटर देन 0 और दिस इज लेस देन 0। अपने को सिर्फ यही यहाँ पे डिटरमाइन करना था। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखो, ये वैल्यू अगर हमें कंपेयर करनी है 0 से बड़ी है 0 से छोटी, और 0 वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पे बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि ये वैल्यू g ऑफ 0 से बड़ी है या g ऑफ 0 से छोटी है। तो जब मैंने gx के बारे में पता कर लिया कि वो हमेशा इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे ये जो 1 बाई ई और ई है वो क्या है, 0 से आगे वाला ही पॉइंट। तो हम यहाँ पे gx के बारे में बोल सकते हैं कि जो gx की वैल्यू है वो g ऑफ 0 से बड़ी है। तो अगर ये बड़ी है तो g ऑफ 0 निकालोगे तो वो आएगा 0, तो g ऑफ x क्या आएगा, 0 से बड़ा। तो अगर g ऑफ x 0 से बड़ा है तो हमने यहाँ पे इससे इनइक्वालिटी डिटरमाइन कर ली। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अपन ने ये देखा कि यहाँ से ये रिजल्ट आया ये वाला। तो अपन ने ये देखा कि ये वाला जो रिजल्ट है ये हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया फ्रॉम gx। तो f डैश x का साइन क्या आएगा, वो आ गया पॉजिटिव। तो अगर fx हमेशा इंक्रीजिंग है 1 बाई e से e, तो हम बोल सकते हैं f ऑफ e जो है f ऑफ 1 बाई e से क्या होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा ही होगा। ऐसे हम उसमें इनइक्वालिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कई बार तो डायरेक्टली फर्स्ट डेरिवेटिव से पता लग जाता है, नहीं पता लगता तो आप सेकंड डेरिवेटिव में जाएंगे सिर्फ उसी वैल्यू के लिए जिसके लिए आपको साइन पता नहीं कर। और सेकंड डेरिवेटिव से अगर सेकंड स्टेप में अगर पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वो जो फंक्शन gx है उसका अगर अपना साइन पता करना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो g ऑफ 0 पे देखिए आप उससे कंपेयर करेंगे, उससे वैल्यू अगर बड़ी आ जाती है तो हम ये चीज बोल सकते हैं, फिर इसका साइन पता लग जाएगा, फिर आप इस इनइक्वालिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का। तो चलो अब हम आगे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है, जिसके लिए ये चीज पड़ी है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं होता, आपको इसको उधर लाके एक फंक्शन एज्यूम करना है, फिर उसको हमें एनालाइज करना है इसके डेरिवेटिव। ये एफ एक्स हो गया, फिर आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर आप निकाल लेंगे यहाँ पे उसके क्रिटिकल पॉइंट्स।
तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स डैश एक्स आ जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, दिस इज पॉजिटिव ऑन दिस साइड, और यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो एफ डैश एक्स से हम एफ एक्स का बिहेवियर बता सकते हैं कि एफ एक्स क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, फिर वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये अपने को पता है। तो अब अपने को पता है ये वैल्यू अगर हमेशा इंक्रीज करेगी तो ये हमारा फंक्शन है, जीरो से बड़ी वैल्यू में क्या होगा, एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा। तो अगर हम यहाँ पे ये इंटरवल देखेंगे, इस इंटरवल में क्या होगा, जो एफ एक्स होगा वो एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा। तो अगर आप एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट जीरो, ln वन माइनस जीरो। तो ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। तो ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो वही हमारी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आ जाएगी। x इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो और एफ एक्स बराबर है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आएगी दैट इज जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। इट्स अ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चंस को देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो सॉल्व ऐसे ही हमें करना होता है। फंक्शन एफ एक्स अज्यूम करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे एफ डैश एक्स का साइन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम इसका बिहेवियर देख लेंगे। और जहां पे ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो लिखी हुई है मोस्टली क्या होगा, एफ ऑफ जीरो जीरो ही है, उसी से वैल्यू को हम वहां पे कंपेयर कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कांस्टेंट a such that ln x is less than equal to a upon x square। तो इसमें हम फंक्शन मान लेंगे, इसको x स्क्वायर को यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब इस फंक्शन का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू a क्या आनी चाहिए, तो इसका बिहेवियर आप एनालाइज कर लो। तो ये क्या है, तो मैं f डैश x निकालूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे भी निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे हम इसको करेंगे इक्वल टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट आएगा ln x इक्वल टू हाफ, ये आएगा, x की वैल्यू आएगी रूट t के बराबर। अब लॉग के केस में हमेशा जनरली ध्यान रखना चाहिए, डोमेन जरूर डिफाइन कर लेना, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने नहीं करी बट हमेशा आपको करनी चाहिए। यहाँ पे जो x है, x की वैल्यू क्या होगी, दिस इज नथिंग बट ए पॉजिटिव वैल्यू, ln x लिखा हुआ और नीचे जीरो तो हो नहीं सकता, तो यही यहाँ पे इसकी डोमेन है। तो अगर मैं रूट ई यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ तो मुझे पता है मुझे डोमेन से पीछे नहीं जाना है, दैट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो ये मेरा जीरो है, यहाँ इससे पीछे अपने को नहीं जाना। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे एफ डैश एक्स का साइन रूट ई से बड़ी वैल्यू के लिए, तो अगर मैं रूट ई यहाँ पुट करूंगा तो ये वैल्यू जीरो आएगी, रूट ई से बड़ी वैल्यू के लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आगे साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स के साइन के बारे में बोल सकते हैं, दैट विल बी यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन होगा पॉजिटिव। हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रूट ई पे जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम एफ एक्स का साइन यहाँ पे बता सकते हैं। तो अगर हम एफ एक्स का बताएंगे बिहेवियर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स से मैं बताता हूँ बिहेवियर ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की अगर हम बात करेंगे, जीरो से रूट ई में वैल्यू क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, और फिर क्या होगी यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू घटेगी। तो अपने को रूट ई पे पता लग रहा है दिस इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि जो एफ एक्स है वो हमेशा क्या होगा, इस मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ रूट ई के बराबर। इस तरह से हम वो इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उससे अपने को पता लग गया, तो एफ ऑफ रूट ई अगर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगी दैट इज ए की वैल्यू। ए जो अपना होगा वो कंपेयर करके हम इसी से बोल सकते हैं, इससे ही छोटा होना चाहिए, ये अपना आ जाएगा ln रूट ई अपॉन रूट ई का स्क्वायर। ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो जे एडवांस में आया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन, और वापस भी आ सकता है। दो फंक्शंस के बीच में इक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी होती है तो आप एक तरफ ले जाके उसको एक फंक्शन मान के फिर उसको आप एनालाइज कर लेते हैं उसका बिहेवियर। ऐसे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ होता कि आपको उसका इंक्रीजिंग का बिहेवियर और डिक्रीजिंग का बिहेवियर निकालना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ होता, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया, इनइक्वालिटीज यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट चीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीस वाइज फंक्शंस के केस में मैक्सिमा मिनिमा कैसे हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं। नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा आपको पता होगा हम कैसे निकालते हैं, अपन को एफ एक्स पता है और उसके केस में डोमेन पता होती है पॉइंट्स के बीच में, हम करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको जीरो करते हैं, फिर उससे आप निकालते हैं एक्स की वैल्यू, उसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे करते हैं ना भाई। तो जो भी एक्स की वैल्यू आती है, सपोज एक्स की वैल्यू आती है सी और डी, इस तरह से वैल्यूज आ जाती है, तो हम इवैल्यूएट करते हैं एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकालते हैं और हम वैल्यूज निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे एफ ऑफ सी एफ ऑफ डी, जो भी वैल्यूज आती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम वो वैल्यूज निकालते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो सबसे बड़ी वैल्यू को ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम। मतलब उससे हम फंक्शन की रेंज डिफाइन करते हैं।
बस इसमें अब ध्यान ये रखना होता है, जो भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे ये हमेशा डोमेन के अंदर होने चाहिए। ये चीजें छोटी छोटी एडवांस में कभी मिस मत करना। डोमेन का हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन में जो भी दिया है देयर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंस, ऐसे वो क्वेश्चन में कुछ नहीं देता। तो हमेशा ये डोमेन में होना चाहिए। पहली चीज तो डोमेन में मतलब उस वैल्यू ऑफ एक्स पे फंक्शन एफ एक्स हमेशा डिफाइन होना चाहिए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम मिनिमम का, ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं ऐसे मैक्सिमम मिनिमम निकाल। मैं क्या करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ऐसे करने की बजाय, ये तो हो गया हमारा, ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं हमेशा इसको सॉल्व करता हूँ ऐसे सॉल्व करने की बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। मैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो नहीं करता, मैं एफ डैश एक्स के साइन को पता करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो मैं मोनोटोनिसिटी बेसिकली क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर से, इससे एफ एक्स का बिहेवियर निकाल के फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कौन से पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी। मैं ऐसे चेक करता हूँ। आप दोनों तरह से कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव भी निकाल के, सिंगल डेरिवेटिव पे निकाल। डबल डेरिवेटिव बेस्ड जो क्वेश्चंस, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड बनाए जाते हैं। एक रस्सी होती है उसके दो टुकड़े करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना है। या फिर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर डालना है सपोज आपको ट्रायंगल, या फिर सिलेंडर के अंदर डालना है एक ट्रायंगल, इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपने वर्ड प्रॉब्लम किए। तो ये उस तरह के क्वेश्चंस का बिहेवियर होगा। अब मैक्सिमम मिनिमा को डिफाइन किया कैसे किया जाता है, तो मैक्सिमम मिनिमा को हमेशा ध्यान रखेंगे पीस वाइज में। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको अगर क्लियर होगी देन यू विल बी एबल टू डिफाइन मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा स्टेट करता है कि अगर मैं बोलता हूँ x इक्वल टू ए, अगर वो मैक्सिमा का पॉइंट है, ऑब्वियसली ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है, तो उसके केस में हम बोलते हैं कि f ऑफ a पे जो वैल्यू होगी वो f ऑफ a से जस्ट छोटा वाला पॉइंट होगा उससे भी बड़ी होगी, और f ऑफ a की जो वैल्यू होगी a से जो जस्ट बड़ी वैल्यू होगी उससे भी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी मैं मैक्सिमा की बात करता हूं तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा अपना, उस ग्राफ पे हम ये बोलते हैं a पे जो भी वैल्यू है, a पे अगर मैंने डिफाइन करी वैल्यू ये a प्लस एच का मतलब होता है a से जस्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट। यहाँ पे जो वैल्यू होगी a प्लस एच पे, उससे भी बड़ी वैल्यू a पे होगी। तो a पे अगर सपोज ये है a प्लस एच वाला, अगर ये पॉइंट है, a प्लस एच पे जो वैल्यू होगी वो डेफिनेटली से छोटी ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और a माइनस एच पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए। ग्राफिकली अगर हम देखेंगे जस्ट इधर और उधर, जस्ट छोटी का मतलब ये चीज हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना। ग्राफिकली हम इसको ऐसे समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ग्राफ इस तरह से आपको दिखेगा। इसी तरह से अगर मैं मिनिमा की बात करता हूं तो मिनिमा का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा होगा और ए प्लस एच से भी छोटा होगा, तो उसको अपन लोकल मिनिमा का पॉइंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर सपोज फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है, तो अपन इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको मिनिमा बोलेंगे या मैक्सिमा बोलेंगे। तो ये पॉइंट की अगर हम देखेंगे, इससे आगे की तरफ अगर हम वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू इससे बड़ी ज्यादा है, पीछे देखेंगे तो वैल्यू इसके बराबर है। तो ध्यान रखना बराबर नहीं होनी चाहिए, दिस इज नॉट नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। दोनों तरफ से क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ के लेफ्ट राइट पर अगर वैल्यू देखेंगे वो हमेशा उससे ज्यादा आती है, लेफ्ट राइट की वैल्यू से। तो मिनिमा का पॉइंट होता है, नहीं तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है, नहीं तो ये कुछ नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं उसको तो अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल, लेकिन जो पीस वाइज फंक्शन होते हैं उसके लिए क्या प्रॉब्लम होती है कि जहां पे वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है x इक्वल टू 1, यहाँ पे अपने को नहीं पता कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, वी विल नेवर नो। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे एफ डैश एक्स जीरो भी होता है और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड भी होता है, ध्यान रखिए। वो सारी वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए एफ डैश एक्स जीरो होता है और एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड होता है, उसको अपन क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो वाले जो पॉइंट्स होते हैं उसको बोला जाता है स्टेशनरी पॉइंट। अभी डेफिनेशन है एग्जाम में, मेरे हिसाब से ऐसे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं स्टेशनरी पॉइंट कौन से है, कौन से यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो क्रिटिकल पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज होती है सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से हम वो पॉइंट्स नहीं निकालते। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, उसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 3x स्क्वायर आता है। अगर आप उसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू जीरो आएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा और आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके पॉइंट निकाल लिया तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम वही फैक्टर्स लेते हैं जिसको इक्वल टू जीरो करने पे जिसका एफ डैश एक्स का साइन चेंज होगा। ओनली दोस पॉइंट्स आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, लेकिन एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो से भी काम नहीं चलता। एफ डैश एक्स अगर नॉट डिफाइंड है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, और अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स।
अगर मैं इसमें बोलूंगा, अगर मैं इसको बोलता हूँ एफ डैश इक्वल एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स तो कभी जीरो हो नहीं सकता, राइट, नॉट पॉसिबल, रूट एक्स से काम नहीं चलेगा। सॉरी, 1/3 ले लेते हैं ना, ये आ जाएगा -1/3 एक्स 1 - 2/3, ये आ जाएगा। तो अब देखो, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू को जीरो कर नहीं सकते, लेकिन एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है या इंफिनिटी है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये अपना जो है, ये अपना क्रिटिकल पॉइंट ही है। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, एफ डैश एक्स का साइन देखो चेंज हो रहा है, एक्स के लिए जीरो से बड़ी है तो इसका कुछ पॉजिटिव साइन आएगा, ये फिर से 2/3 होगा, कुछ और ले लिया, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा वो बस। यहाँ पे 1/5 ले लीजिए, 1/5 ही नहीं, 1/4 ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे कि 1/3 आ जाए, इसको इंटीग्रेट करके करोगे तो क्या आएगा, -1/3 एक्स इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x इक्वल टू जीरो पे क्या है, एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड है, तो क्रिटिकल पॉइंट है, उसका साइन चेंज हो रहा है, स्टेशनरी पॉइंट कोई भी नहीं। तो ये जो चीज होती है ना, दिस इज हाउ यू डिफाइन दीज पॉइंट्स। बट इस चीज को ध्यान रखेंगे कि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स वो नहीं होते जहां पे एफ डैश एक्स जीरो होता है, जहां पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है उसको ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे हम मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स। ये चीज ध्यान रखें। तो जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि इसकी फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 पे आ रही है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 पे है, मतलब 1 के लेफ्ट और 1 के राइट में जो भी वैल्यू है उससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम ये कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 1 जो है, एफ ऑफ 1 प्लस एच से भी छोटा होना चाहिए, और एफ ऑफ 1 माइनस एच से भी छोटा होना चाहिए, राइट, तभी तो हम इसको बोलेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो ये होती है यहाँ पे कंडीशन, दैट इज मिनिमा की। अब अगर अपने को यहाँ पे देखेंगे तो x इक्वल टू 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस फंक्शन के हिसाब से कि अगर मैं इस फंक्शन को देखता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ 1 प्लस एच है, अगर एच अप्रोचिंग टू जीरो है और जो एफ ऑफ 1 है वो दोनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देखो x इक्वल टू 1 और 1 से बड़ा यहीं पे दिया हुआ है, तो ये दोनों इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मुझे पता है ये वैल्यू तो इसके बराबर है या जस्ट इक्वल है, लेकिन इस फंक्शन को आप देखोगे तो इंक्रीज ही कर रहा है, 2x+3। ग्राफिकली अगर आप देखोगे तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1 है, लेकिन 1 के बाद में जो पॉइंट है उस पर फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये कांस्टेंट वाला ग्राफ नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने को यहाँ पे पता लग रहा है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस एच तो क्या है, बराबर है, दे आर इक्वल, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अगर अप्लाई करूंगा एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच यहाँ से आएगा, तो मैं ये बोलूंगा कि जो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो है इसके केस में, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ किया, यहाँ पे ग्रेटर का साइन आएगा क्योंकि मिनिमा है ना, तो 1 पे जो वैल्यू होगी 1 प्लस एच से भी छोटी होगी, 1 पे वैल्यू 1 माइनस एच से भी छोटी होगी, तो 1 माइनस एच पे जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, तो हम बोलेंगे ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 होनी चाहिए। ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू की, और अपने को पता है दोनों तरफ इंक्रीज तो कर ही रहा है, मतलब यहाँ पे देखोगे तो -3x² है इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे +2 है, तो अपने को दिख रहा है डेरिवेटिव जो है जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे जैसे कांस्टेंट आता है तभी डेरिवेटिव जीरो होगा, कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं, तो ये डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव से भी समझ सकते हैं। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी 1 पे, वो एफ ऑफ 1 माइनस एच पे जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उससे बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। तो अब अपन ये कंडीशन लगा लेंगे 1 माइनस एच, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाल लोगे 1 पे लेस पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -1 क्यूब, 1 माइनस एच पे ही होगा ना, प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b+2। ये जो वैल्यू है एफ ऑफ वन कितना आएगा, -1, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, तो अब तुम यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेना और इससे आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ जीरो आ जाएगा। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। तो पीस वाइज फंक्शन के केस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो बना सकते हैं जिससे आपको वैल्यूज डिफाइन करनी होती है, तो इसमें लिमिट निकाल के आप वैल्यूज डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, तो हाँ बोलो। से साइन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 क्यों करेंगे? -1 नहीं है ये, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली ना 1 पे, तो उससे भी तो छोटा हो सकता है ना वैल्यू, अगर उसमें निकालो तो। उससे छोटा क्वेश्चन में लिखा हुआ स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 पे है, वो किस x इक्वल टू 1 पे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इसके लेफ्ट में और राइट में वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए,
ये कंडीशन लगाई है मैंने। इक्वालिटी की तो इसलिए लगाई क्योंकि मेरे को इसका बिहेवियर पता है, ये कांस्टेंट नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू तो इक्वल हो सकती है ना, यस। ऐसे बोलेंगे तो इक्वल नहीं हो सकती ये लेफ्ट और राइट में वैल्यू, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो सकती है क्योंकि अपने को दिख रहा है ये लेफ्ट में कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, राइट में भी कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा ग्राफ तो है नहीं। ऐसा ग्राफ नहीं है तो अपन बोल सकते हैं कि उसकी इक्वल भी हो सकती है, अपने को पता है डिक्रीज करके इंक्रीज ही कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कुछ मॉड फंक्शन और ये ऐसा दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेई में है एंड इट्स वेरी कॉमन एंड इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है आपको उसके मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट बता, तो मैंने तुम्हें भी बताया था कि ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता या जहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो होता है। ये दो ही टाइप के पॉइंट्स होते हैं और तीसरा कोई पॉइंट होता ही नहीं, वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा आ सकता है। तो अगर मैं इस मॉड की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको मैं लिखूंगा x माइनस एक्स प्लस वन और x माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सिक्स, ये आएगा। तो जो अपना एफ एक्स है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो अपना एफ एक्स है उसको अपन लिख सकते हैं मॉड के अंदर क्या आएगा, x प्लस वन, एक्स माइनस वन और x माइनस थ्री, ये आएगा मॉड के अंदर, प्लस में आएगा x माइनस थ्री, ये आ जाएगा अपना एफ एक्स। अब मैं अगर इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करता हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से, इसको जीरो, इसको जीरो और इसको जीरो, क्योंकि मॉड्यूलस को अपने को डिफाइन करना है। तो अगर पीस वाइज फंक्शन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिफाइन था तो वो तो और इजी रहता है, नहीं तो आपको मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। माइनस वन वन और थ्री, यही वैल्यूज आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिफाइन। तो माइनस वन हो गया, ये हो गया वन, ये हो गया थ्री। डिफाइन करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं। थ्री से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। Ganesh, do you want to ask something? Yes, sir. Yes, Ganesh, tell me. Sir, by substituting x is equal to minus 1, it won't f of x can't be 0 now. X equal to minus 1. Here it will become 0. How is it is 0? It won't become 0 now. No, I am talking about critical points of modulus function. This function. Only modulus. Yeah. If you go through my first class now, you will see I have defined modulus functions separately. Yes. So we have to always define modulus function first. Because modulus function, what is a modulus function? It is a piecewise function. So you have to define modulus function. And after that, whatever you have to analyze, whether it is increasing, decreasing, maximum, minimum, whatever it is, you can easily analyze. Modulus function is always a continuous function. So you can always directly differentiate to find the number of points जहाँ पे वो differentiable होगा या नहीं होगा। तो हमेशा we will always define modulus first so that it will become easier for us to check the remaining things. So first we will define for x equal to 3 by putting the modulus, जो भी अंदर मॉड की वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला, 3 आया। 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव साइन से ऊपर करेंगे, एफ एक्स को ऊपर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 प्लस x माइनस 3, वो तो है ही विदाउट मॉड्यूलस। फिर 1 से 3 में अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अपने को दिख रहा है ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस, दिस विल बी द वैल्यू। देन माइनस 1 से 1 के बीच में पुट करेंगे, this is negative, so the product is positive. Now this will also be positive, so here it will become x square minus 1 x minus 3 plus x minus 3. और अगर हम यहाँ पे चले जाएंगे माइनस 1 से लेस में तो क्या होगा, this is negative, this is negative, this is negative, sign is negative, so here it will open minus x square minus 1 x minus 3 और x minus 3 की एडिशन। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो फंक्शन आएगा, अगर आप यहाँ पे x minus 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, x minus 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे भी वही आएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर x माइनस 3 या जाएगा 2 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 2 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 1 और माइनस 1 पे ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी अब चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो जब भी लोकल मैक्सिमम मिनिमा आपको नेक्स्ट स्टेप पे निकालना है तो आपको इन सबके निकालने हैं डेरिवेटिव। तो ये अगर हमारा हो गया यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स कितना है हर केस में। तो यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे सेम है, तो यहाँ निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, कितना आएगा 1 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2x, सो दिस विल कम आउट टू बी 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 3x स्क्वायर
minus 3x square plus 6x plus 2. Here also it will become minus 3x square plus 6x plus 2. यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे और यहाँ पे तो सिर्फ ये डिफरेंस है कि साइन का चेंज होगा। यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, और यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। दिस इज योर एफ डैश एक्स। अब अपने को पता है कि एफ डैश एक्स जो आ रहा है, तो अगर x इक्वल टू 3 पे इफ यू विल फाइंड द डेरिवेटिव, यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी, डिफरेंट साइंस। बस अब ये ध्यान रखना है जो भी पॉइंट आप यहाँ पुट करते हैं उस पे एफ डैश एक्स जीरो नहीं आना चाहिए। अगर दोनों तरफ जीरो आ जाएगा, क्योंकि मॉड में जो भी यहाँ पे आंसर आएगा और यहाँ पे आंसर आएगा सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है, देयर इज नो अदर डिफरेंस। तो अगर आप एफ ऑफ 3 यहाँ निकालेंगे एफ डैश 3, तो एफ डैश 3 कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 27 माइनस 18 माइनस 2, ये 7 आ जाएगा, और यहाँ एफ डैश 3 निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो अपने को पता है ये फंक्शन डिक्रीज करेगा यहाँ पे, फिर इंक्रीज करेगा, तो ये मिनिमा का पॉइंट आएगा अगर आपको ये फाइंड करना है, क्योंकि एफ डैश यहाँ नेगेटिव है, यहाँ एफ डैश पॉजिटिव है। उससे आपको अगर बिहेवियर ऑफ एफ बताना है, तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट बताना है या बिहेवियर ऑफ एफ बताना है, व्हाट यू विल डू इज यू विल जस्ट फाइंड दिस पॉइंट, लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू है, राइट साइड में वैल्यू क्या है। तो अपने को दिख रहा है एफ डैश यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। एफ डैश जीरो तो है नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन होगा ही नहीं, ये तो मिनिमा का पॉइंट होगा। अगर अपने को इसके लिए डिटरमाइन करना है, तो 1 पे वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे एफ डैश 1 प्लस, तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू आएगी 6 माइनस 3 प्लस 2, तो आ जाएगा 5। यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश 1 क्या आएगा, ये माइनस 5 आएगा, क्योंकि साइन का फर्क है। until less the value is 0 there is no problem। तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये वैल्यू आएगी यहाँ पे और ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो माइनस 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 6 माइनस 5, यही आ रही वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ वैल्यू निकालेंगे एफ डैश माइनस 1 में कितना आएगा, ये आएगा माइनस 1। अब अपने को दिख रहा है यहाँ पे भी डिक्रीज करेगा और यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा, ये आएगी वैल्यू। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद में और कौन से पॉइंट्स होंगे, तो ये वाले पॉइंट्स हो गए। तो पीस वाइज फंक्शन में कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है। फंक्शन ब्रेक का मतलब डेफिनेशन फंक्शन की चेंज होती है, ये वाले पॉइंट। तो उस पॉइंट पे यस समबडी टेल मी सर हाँ। इंटरवल -1 to 1 में जब हम लोग x -3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर ना बचेगा। हाँ, मैंने कुछ गलत लिखा है ना, तभी सोचो मेरा पहले आंसर कुछ और आ रहा था, तो मैंने किया था यहाँ कुछ और आ रहा। ये सेम चीज तो यहाँ पे भी बचेगी ना, ये सर वहां पे भी बचेगी, तो अलग आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x आएगा, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 6x आएगा, ये आएगा। ये सर तो ये कितना आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये तो -7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एफ डैश 3 27 माइनस 18, ये 9 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ये तो 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एफ डैश 1 -3 -1 कितना आएगा 3 प्लस 6 9, यहाँ पे कितना आएगा, ये तो -1 ही आने वाला, ठीक है। ये सर क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, -1 ही आएगा, ये क्या आएगा, अगर हम यहाँ पुट करेंगे -1 तो ये कितना आएगा -3 -6 हो जाएगा -9 प्लस 2 -7। ये वैल्यूज एक बार देख लेना ना भाई, हो सकता है मैंने कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक कर दी, बाकी यू गॉट द आइडिया। द पॉइंट इज कि जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है वो पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर वो पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इफ या फिर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, दो ही चीजें हो सकती है। डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा, 100% नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो मोस्टली ये क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। और कंटिन्यूअस है तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें फिर आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप डेरिवेटिव का साइन निकालेंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड में डेरिवेटिव का साइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर मान लो दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन सेम आ जाता,
3 के आगे भी जो साइन आता है और 3 के पहले भी जो साइन आता है वो आता है इंक्रीजिंग। सपोज अगर यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं साइन अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि डेरिवेटिव का साइन दोनों तरफ आ जाता है पॉजिटिव। उसके केस में क्या होता है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग और यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यही होता। तो इसके केस में नो मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है एक तरफ। तो अब यहाँ पे इसमें अपने को देखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है यहाँ से तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ से क्या है, यहाँ से भी ज्यादा है। दिख रहा है आपने यहाँ पे आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम जस्ट। तो अब अपने को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अगर बढ़ रही है, फिर आगे फिर वैल्यू बढ़ रही है, तो केस हो सकता है कि ये वाली वैल्यू ऊपर हो और ये वाली वैल्यू नीचे हो, या फिर हो सकती है ये वाली वैल्यू नीचे हो और ये वाली वैल्यू ऊपर हो। अब अपने को अगर फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट है या नहीं है, तो अब अपने को वही बेसिक जो डेफिनेशन थी वहीं से चेक करना है, क्योंकि अब इसमें मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट अपने को निकालना है, सिर्फ बताना है कि है कौन सा। तो जब डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा इट बिकम्स वेरी इजियर कि उस पे मिनिमा मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम बोल सकते हैं क्योंकि डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो मिनिमा का पॉइंट आएगा, और अगर इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा तो भी हम बोल सकते हैं मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। कंटीन्यूअस फंक्शन है तो दिस विल बी मैक्सिमा, अगर डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ बोल सकते हैं मिनिमा का पॉइंट आएगा। अब इन केसेस में जब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है तो वो डिपेंड करता है। इन जनरली तो क्या होता है, जो पीस वाइज फंक्शन नहीं होते, फंक्शन हमेशा अगर इंक्रीज करता है तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है। तो जो एफ ऑफ ए की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए प्लस एच से छोटी है, ए माइनस एच से बड़ी है, उसको कुछ नहीं बोलते अगर हमेशा इंक्रीज करती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे सपोज फंक्शन सपोज ऐसा है, यहाँ पे है, यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे हॉलो है और यहाँ पे फंक्शन ऐसा बन गया। अब अगर अपने को इसको चेक करना है कि यहाँ पे वैल्यू जो है मैक्सिमा का है मिनिमा का, तो आपको यही चेक करना है। इस पॉइंट की आप राइट में वैल्यू देखोगे, राइट से वैल्यू छोटी है तो अपने को दिख रहा है मिनिमा का पॉइंट, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू छोटी है। लेकिन यहाँ से लेफ्ट से ये वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू हमेशा इंक्रीज कर रही है, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। सो दिस इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर सपोज ऐसा ग्राफ होने की बजाय ऐसा होता तो यहाँ पे इंक्लूडेड होता और यहाँ पे एक्सक्लूडेड होता, तो क्या होता? तो अब अपने को दिख रहा है यहाँ से वैल्यू बड़ी है लेफ्ट से, और यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू से छोटी है। तो दोनों तरफ से बड़ी अगर होती तो मैक्सिमा होता, दोनों तरफ से छोटी होती तो मिनिमा होता। इसके केस में भी क्या है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है, यही दो केस पॉसिबल है मेरे ख्याल से, और तो क्या पॉसिबल होगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। या तो यहाँ इंक्लूडेड होगा या यहाँ इंक्लूडेड होगा, अदर वे राउंड तो कुछ होगा नहीं, ये वैल्यू बड़ी होगी, अदर वे राउंड अपना क्या हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट ये होगा क्योंकि वहां पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट तो उनको सबको बोलते हैं, ये जो है ना डिसकंटिन्यूअस वाले, ये सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दीस आर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट ये होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है उस पॉइंट पे, वो सारे पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, दोज आर ऑल क्रिटिकल पॉइंट। डेरिवेटिव जीरो है, दोज आर ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ पे कोई तो यहाँ पे गणेश लिख रहा है कि दिस सम इज गोइंग टू लेंथी। तो देखो अब मैंने तो क्या पूरा डिफाइन किया ना, यहाँ पे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग इट स्लोली। अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे ना तो क्वेश्चन में देखो इंटरवल फिक्स किया हुआ है। इंटरवल क्या है अपना, 0 to 4। तो जब अपना इंटरवल फिक्स हो जाता है इट बिकम्स स्मॉलर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करो। मैं इसको धीरे धीरे कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें बड़ा लग रहा है, बाकी इट्स स्मॉल क्वेश्चन, करना आपको ऐसे ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वेज। द पॉइंट इज कि अगर 0 से 4 में अपने को डिफाइन करना है तो -1 से 1 के बीच में तो अपना यहाँ पे आ जाएगा 0, यहीं की लाइन होगी 0, तो अपने को पीछे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ कहीं अपना 0 होगा, विल नॉट गो टू दिस साइड। एक पार्ट तो अपना ये हट गया, तो अपने क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ 1 और 3 आ गए, तो वही फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन या तो ये आएगी या ये या यहाँ वाला पॉइंट, सिर्फ 3 ही फंक्शन की डेफिनेशन आएगी। तो क्वेश्चन हो गया छोटा। फिर हम करेंगे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट, और ये हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन निकालना भी इजी है क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आएगा और यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा सेम आएगा। तो अब अपने को पता है कि सिर्फ 1 और 3 के राइट और लेफ्ट में अपने को डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो लेफ्ट और राइट में चेक किया, साइन चेंज हो रहा है, तो ये तो पक्का मिनिमा के पॉइंट अपने को दिख गए। तो अगर मिनिमा के पॉइंट फाइंड करने थे तो अपने डायरेक्टली पता कर लिया 1 और 3 विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्वेश्चन में इतना स्पेसिफिक भी नहीं पूछा है कि मिनिमा का पॉइंट बताओ कौन सा है, क्वेश्चन में पूछा है जो भी मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट है वो बताने हैं कितने हैं। तो उसके केस में अपने को पता है साइन चेंज हो रहा है तो पक्का ये तो मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट होगा ही, अपने को उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मिनिमा का है मैक्सिमा का। लेकिन अगर जे एडवांस में क्वेश्चन आता है तो इतना स्पेसिफिक भी पूछ सकता है कि मिनिमा का कौन सा है मैक्सिमा का कौन सा है, इसलिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर डेरिवेटिव का साइन हमेशा पॉजिटिव है, यस गणेश टेल मी। नो सर, ओके, सो इफ द डेरिवेटिव साइन इज चेंजिंग डेफिनेटली देन यू कैन से दैट कि मैक्सिमा मिनिमा आप फाइंड कर सकते हैं क्या। अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता, जैसे मैंने इंक्रीजिंग वाला लिया,
तो मैं इसमें यहाँ पे डायग्राम बना के देखिए कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है इस तरह से। आप चाहो तो एक और डायग्राम बना के देख लो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो उसके हिसाब से इसी तरह से ग्राफ होगा कि यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ऊपर नीचे हो सकती है वैल्यू, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसा डायग्राम हो और यहाँ पे ऐसा डायग्राम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके केस में भी आप कंपेयर करेंगे तो ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम आएगा नहीं आएगा, वही केसेस में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ताकि वो एज ए रिजल्ट तुम ध्यान रख सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमा होगा या नहीं होगा। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसके राइट साइड से वैल्यू छोटी है तो मिनिमा है, लेकिन लेफ्ट साइड से भी वैल्यू छोटी है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो देखो ये अपने को दिख रहा है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये वाले हो जाते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी आ सकता है और पॉइंट ऑफ मिनिमा भी आ सकता है। तो अब एडवांस में क्वेश्चन आता है तो वो यहीं पे खेलते हैं। वो क्या करेंगे, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने को दिख रहा है डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तो अपने को पता है मैक्सिमम मिनिमा। डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता है तो अपन सोचते हैं कि ये तो मैक्सिमम मिनिमा है नहीं, वो हटा दिया अपन ने यहाँ पे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक। अब ये क्योंकि जेई मेन का क्वेश्चन आया तो उसमें मैक्सिमम मिनिमा में साइन चेंज हो रहा है, इट्स अ गुड थिंग फॉर अस, राइट, ये आपको समझ आना चाहिए। अगर यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है तब भी पीस वाइज फंक्शन के केस में वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया तो इस पे देखेंगे, इसके आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू ज्यादा है, इस पे कम है, तो ये छोटी वैल्यू होगी। यहाँ के लेफ्ट साइड से भी ये वैल्यू छोटी है, तो उसके केस में क्या है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उसके केस में जो भी क्रिटिकल पॉइंट है जब डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में आपको, अब ये तो क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, इट बिकम्स इजियर कंटीन्यूअस के लिए। ये कंटीन्यूअस नहीं है, जो कंटीन्यूअस नहीं होता उसमें प्रॉब्लम होती है। कंटीन्यूअस में अगर एफ डैश एक्स हमेशा बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो कोई टेंशन नहीं है, अपने को पता है मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं होगा। बट डिसकंटीन्यूअस के केस में आपको ये चीज चेक करनी चाहिए। अब किसी ने बोला कि कौन से पॉइंट्स अपने को चेक करने होते हैं, तो फंक्शन को पीस वाइज अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, जिस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये अपने को पता है। तो अब अपन यहाँ पे अगर देखेंगे तो उस वाले फंक्शन को एनालाइज करेंगे, इसके राइट साइड में डेरिवेटिव अलग निकालेंगे, लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव अलग निकालेंगे और उसके साइन को चेक करेंगे। अगर कंटीन्यूअस है तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लेफ्ट एंड राइट हैंड का साइन निकालेंगे और वहां पे देखेंगे साइन अगर चेंज हो रहा है तो उसके केस में हमेशा क्या होगा, मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट होगा अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा। अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा कंटीन्यूअस फंक्शन के केस में, तो देखो जो कंटीन्यूअस फंक्शन है उसमें काफी सिंपल है, अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तभी हम उसको बोलेंगे मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट, नहीं तो वो मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट नहीं होगा, चेंज होना चाहिए। डिसकंटीन्यूअस के केस में डेरिवेटिव साइन चेंज होगा तो पक्का ही हो गया, डेरिवेटिव साइन मे और मे नॉट चेंज, इट डिपेंड्स। तो उसमें अपने को ग्राफिकली या फिर उसके लेफ्ट राइट में वैल्यूज को एनालाइज करके ही देखना चाहिए, बेटर वो अप्रोच रहती है। बट उस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस के नहीं आते हैं, ऐसे फंक्शंस को एनालाइज कर पाएंगे, जनरली वैसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया, ये तो पॉइंट्स हो गए जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, जैसे डिसकंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस वाले पॉइंट। अब इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये तो हो गए जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट। सेकंड टाइप ऑफ पॉइंट होते हैं जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है या नॉट डिफाइंड, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड टाइप के पॉइंट देखने हैं तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू जीरो आ रही है, वो यहाँ पे नहीं है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इस डेरिवेटिव का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं है, तो वो पॉइंट हट गया, इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, मतलब इस डेरिवेटिव में यहाँ जो वैल्यू है इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है डेरिवेटिव को जीरो करके, तो इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। फिर हम इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करोगे तो भी क्या आएगा, 0 और 2, तो इसके लिए भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये बच गया, इसको आपको इक्वल टू जीरो करना है और चेक करना है कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। तो अगर आप इसको जीरो करोगे ना जब, तो इसका एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आपको ये इसको जीरो करेंगे तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक को आपको पता है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं पा रहे, तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आएगी। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी मतलब उस पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो मतलब उस पॉइंट के अबाउट इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, डेरिवेटिव जीरो है तो पक्का वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसमें मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 0 से 4 में पूछा, कंटीन्यूअस फंक्शन है, इट बिकम्स इजियर, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, ये पॉइंट्स अपने पता है। यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा तभी मैक्सिमम मिनिमा होगा, साइन चेंज नहीं होगा तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। और उसके बाद में हम सारे डेरिवेटिव को जीरो करके जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसके रीजन में चेक करना है या नहीं, इसके रीजन में एक वैल्यू आएगी, इस रीजन में कोई वैल्यू नहीं आएगी, इस रीजन में भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट, जब इसको डेरिवेटिव को जीरो किया। बाकी दोनों पॉइंट वो हो गए जहां पे फंक्शन कंटीन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है और डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, तभी हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये भी पॉइंट्स है मैक्सिमम मिनिमा के। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, 2 और 1, इस तरह से आप निकालेंगे, टोटल वैल्यू 3 के बराबर आ जाए, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन को सिर्फ नंबर लाइन के हिसाब से आप अलग अलग रीजन में डिफाइन करेंगे, जो पॉइंट्स हैं वहां पे लेफ्ट राइट डेरिवेटिव चेक करेंगे और आप चेक करेंगे उन डेरिवेटिव्स को जीरो करके कि एक्स की वैल्यू इसके रीजन में आ रही है नहीं आ रही। दिस इज हाउ यू शुड चेक, ये वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अपना सर हाँ कोई तो कुछ बोला,
यस सर, मैं बोल रहा हूँ हाँ बोलो अभी। सर, ये जो आपने पॉइंट निकाला जिससे आप ऐसे इसको जीरो करके, हाँ हाँ। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा? इसमें कैसे पता लगेगा? इसको अगर आप इक्वल टू 0 करोगे तो इस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज होगा, ये तो अपने को समझ में आता है। यस सर, साइन चेंज होगा। ये तो क्लियर है ना? यस अब ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा, ये अपने को कैसे पता लगेगा? कि जो भी वैल्यू ऑफ एक्स आएगी उसको डबल डेरिवेटिव निकाल लो और चेक कर लो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होता है, मिनिमा का पॉइंट, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा। कर सकते हैं ना, तो सिंपल सा फंक्शन है, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव तो बहुत इजी आएगा। यस सोच सकते हैं ऐसे। सर क्रिटिकल पॉइंट पे fx का वैल्यू चेक कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे एफ की वैल्यू को चेक करने से अपने को ये नहीं पता लगेगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू। पहली बात तो देखो, इसको तुम सॉल्व करोगे ना, इसका डेरिवेटिव गंदा सा है, मतलब इसको इक्वल टू 0 करोगे, एक्स की बहुत गंदी सी वैल्यू आएगी, रूट के अंदर कुछ तो आएगा, एक्स इक्वल टू समथिंग प्लस रूट समथिंग, ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, -6 प्लस रूट समथिंग कुछ आएगा अपॉन समथिंग। तो मेरे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे तुम्हें लिख के बता देता हूँ। जैसे सपोज कोई भी क्वाड्रेटिक होती है ना, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बेसिकली उसमें क्या सॉल्व किया कि अपनी एक क्वाड्रेटिक आ रही थी px² + bx + c = 0, यही थी अपनी क्वाड्रेटिक। मैंने बोला इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी दो रूट्स आएंगे। अब क्वाड्रेटिक को जब भी हम फैक्टराइज करते हैं उसके दो रूट्स आते हैं, अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक के केस में अगर आपने इसको सॉल्व किया, अल्फा और बीटा पे आपको चेक करना है इसका साइन क्या है, या तो आप कर सकते हो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो और अल्फा और बीटा पे सेकंड डेरिवेटिव का साइन निकालो, उससे मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट पता लग जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो अल्फा बीटा है ना, यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे देखो, अगर मैंने अल्फा पॉइंट है बीटा से छोटा, ये मैंने मार्क किया ना, ये छोटा रूट है ये बड़ा रूट है, तो मैं इसका साइन हमेशा बता सकता हूं क्या होगा। जो स्मॉल रूट है और जो लार्ज रूट है, तो अगर एक्स की वैल्यू आप बीटा से बड़ी पुट करोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। अगर ए का साइन नेगेटिव है तो क्या आएगा, तो वो ए के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं इसका साइन जो ये, अगर मैं इसको बोल देता हूं दिस इज नथिंग बट एफ, तो मैं एफ का साइन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, एफ का साइन यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। तो जब प्रीवियस केस में आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ रूट आ जाएगा। तो ये जो रूट आएगा आपको बस ये देखना बड़ा वाला रूट है या छोटा वाला रूट, एक तो आपको ये चीज देखनी है, दूसरा आपको देखना है ए का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो ऐसे चेंज होगा, अगर ए का साइन सपोज नेगेटिव हो जाता तो क्या होता, तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह यहाँ नेगेटिव आ जाता, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यस हमेशा ऐसे ही साइन होगा। तो अगर हम इसके साइन की बात करते हैं, ये जो अपना f' आया था, तो अब आप बोल दो यहाँ पे अगर सपोज ये अपना f' था, तो f' के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो हम बोल सकते हैं ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, तो डेफिनेटली मिनिमा का पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्या होगा मैक्सिमा। तो ये चीज अपन हमेशा बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। क्वाड्रेटिक के केस में क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक आ गई इसके रूट आपने निकाले तो बड़ा वाला जो रूट है वो पक्का मिनिमा का पॉइंट होगा, छोटा वाला रूट मैक्सिमा का। अब मैं ये सब चीजें याद नहीं करता, चाहो तो तुम्हें याद करने से याद, बट याद ग्राफिक, नहीं। हाँ समझ में आ गया मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस आप ऐसे निकाल सकते हो कि वो मैक्सिमम मिनिमम का कौन सा पॉइंट होगा, अगर डेरिवेटिव के साइन से देखना है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव Yes, टेस्ट इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिर्फ कंटीन्यूअस फंक्शंस के लिए ही लगता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हर जगह लगता है। अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होता है, पीस वाइज होता है, उन सब के लिए हमेशा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ही फॉलो करते हैं, या ग्राफिकली हम उसको एनालाइज करते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन है या सिंपल फंक्शन है, पीस वाइज नहीं है, उनको एनालाइज करना इसलिए बहुत इजी रहता है। इसके इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोबारा निकालना, उसका वैल्यू फाइंड करके जो पिछले केस में था उसमें इजी होगा। अब पिछले केस में देख लो ना तुम, ये देखो -3x² + 6x + 2 = 0, x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, यस सर। तो कौन सा वाला केस होगा, ये वाला। पीछे यस सर। बस अब तुम्हें ये पता करना है कि ये जो जो रूट निकाल रहे हो बड़ा वाला है या छोटा वाला है, राइट। यस सर। तो तुम इसके दो रूट निकालोगे, यहाँ पे इसको 0 करके निकालोगे, हाँ। तो दोनों में से एक रूट छोटा आएगा और एक रूट बड़ा आएगा। छोटा रूट डेफिनेटली नेगेटिव आएगा क्योंकि -b + -√d होता है, तो माइनस और माइनस आएगा। तो जो छोटा रूट है मेरे को पक्का पता है वो 1 से छोटा ही है। ये Yes, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, -6 + -√d/2a, यही आने वाला है। यस सर। तो वो एक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो वो कुछ ऐसा आएगा, -3x² + 6x + 2। जैसे देखो ये वाला था ना, -3x² + 6x + 2, तो इसका दो रूट आएंगे, -6 + -√d, √d तो पॉजिटिव होता है, अपॉन 2a, ये आएगा। कुछ ऐसे ही आएगा ना, मैं वैल्यू भी इवैल्यूएट नहीं कर रहा, मेरे को बस ये आइडिया लगाना है कि 1 से 3 के बीच में वैल्यू है या नहीं। तो ये -6 है, अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, +1 और +√d/6, यही वैल्यू आने वाली है। यस सर। तो अपने को दिख रहा है ये जो भी रूट्स आएंगे एक तो 1 से बड़ा आएगा और एक 1 से छोटा आएगा, आएगा नहीं आएगा। यस सर। और अपना यहाँ पे एक रूट देखो 1 से बड़ा वाला ही है, दिख रहा है।
यही तो चाहिए अपने को, Yes, यही तो रूट आएगा 1 से 3 के बीच में। तो अपने को दिख रहा है ये बड़ा वाला रूट है, तो बड़े वाले रूट का देखो ये डायग्राम, ये रहा, ये लार्ज रूट है। लार्ज रूट में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस तरह से होगा ग्राफ, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। टोटल 4 हो गए ना फिर। 4 नहीं हुए, 3 हुए। इसमें 3 क्यों हुए, क्योंकि इसमें 0 से 4 में डिफाइन करने को बोला था, -1 से आगे नहीं बोला। तो इसमें एक लाइन तो यही बन गई, इसके पीछे तो अपने को जाना ही नहीं है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट ये है और ये है, 2 पॉइंट तो ये हो गए, यस सर। और तीसरा पॉइंट ये हो गया जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। इससे पीछे नहीं जाना अपने को, 0 समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ, 0 के पीछे नहीं जाना। यस सर। समझ में आ रहा है भाई सबको, इसके पीछे नहीं जाना, वो वाले पॉइंट हम नेग्लेक्ट करेंगे, वो नहीं लेने अपने को आंसर में, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके हिसाब से करें। सबको समझ में आ गया मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो इस तरह से अपन एनालाइज करते हैं। वो एक क्वेश्चन में मैं क्या सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो गया। बाकी यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है पीस वाइज फंक्शंस को एनालाइज करने का। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेसिक सबको आता होगा कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अपने को इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो एक आइलेट रूल होता है जिससे अपन उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब ध्यान रखना, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, अपना एओडी खत्म हो गया, एओडी इतना ही था। अब इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एडवांस में आता है तो वो किससे सॉल्व होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये 3-4 चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो उसी से सॉल्व होता है और कोई तरीका नहीं तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिक थॉट प्रोसेस 3-4 होते हैं। पहला थॉट प्रोसेस हमेशा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत कॉमन है और 99% क्वेश्चन जो है ना इसी से आता है पेपर में। लाइक दो ही मेथड है जो सबसे ज्यादा आते हैं, एक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये दो ही तरीकों से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो वो सॉल्व होता है प्रॉपर्टी से। और प्रॉपर्टी से सॉल्व होने का मतलब है, उसमें एक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। मेन जो प्रॉपर्टी है मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताई, उससे सॉल्व होता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, फिर एक ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी होती है -a से। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। कभी भी कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखो एग्जाम में दिखता है, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज का ही सोचता हूँ हमेशा। तो इसको एज ए तुम स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हो कि हमेशा पहले अपने को प्रॉपर्टीज का सोचना है। अगर प्रॉपर्टी लग के नहीं हो रहा या प्रॉपर्टी लग के हमने कुछ तो सॉल्व कर लिया, उसके आगे अपने से सॉल्व नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी का जैसे ही काम खत्म होगा तो आपके पास दो ही तरीके होते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं वो जनरली पेपर में नहीं आती। जे एडवांस में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म देख के सॉल्व कर लोगे। इट्स वेरी अनकॉमन कि वैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए। अभी आज हम देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जिसमें आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। वो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या होती है। प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको हम पढ़ते हैं कि बेसिकली दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन में ये काम में आता है। और मोस्टली दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन x sin x निकालना है तो कैसे निकालना है, ये सबको आता है। ये सब हम स्कूल में पढ़ते हैं। x ln x निकालना है तो अपने को कैसे करना है, ये अपने को आता है। या अपन बोलते हैं साइन इनवर्स x का करना है तो अपन कैसे करते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो वैसे तो बोलते हैं कि सर आइलेट रूल इज द थंब रूल, हम उसी से डिफाइन करते हैं। लेकिन आइलेट रूल में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम फर्स्ट फंक्शन एक्चुअली में उसको डिफाइन करते हैं जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जिसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, दैट इज ऑलवेज योर फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि जिसको उसको आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जिसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते बट वी कैन डिफरेंशिएट, दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन। एक बेसिक आइडिया मैं ऐसे ध्यान रखता हूं, क्योंकि हर जगह आइलेट रूल जैसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो पेपर में आना नहीं है। और जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम वो बोलते हैं जो इजीली इंटीग्रेबल होता है। और ये जो आइलेट रूल है ना, ये इसी चीज पे डिफाइंड। अगर तुम ये देखोगे, फर्स्ट फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, उसके लिए तो लगाते हैं इंटीग्रेशन पार्ट्स है। इसीलिए इनवर्स फंक्शन को कभी भी इंटीग्रेशन वाला फंक्शन नहीं लेते, मतलब उसको कभी भी फर्स्ट फंक्शन नहीं लेते, फर्स्ट फंक्शन ही लेते हैं, सॉरी, क्योंकि उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक फंक्शन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है log x का या इनवर्स फंक्शन का, तो आप कैसे करते हैं, अगर आपने देखा होगा तो log x का इंटीग्रेशन जब करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, तो आप ऐसे करते हैं सर कि हम 1 मल्टीप्लाइड बाय log x कर देते हैं। यही करते हैं ना भाई। अब ये 1 क्यों लेके आते हैं अपन यहाँ पे, 1 अपन इसलिए लेके आते हैं क्योंकि log x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। और साइन इनवर्स का भी अगर तुमने इंटीग्रेशन देखा होगा तो उसमें 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स x करते हैं। ये 1 लेके क्यों आते हैं, 1 इसलिए लेके आते हैं क्योंकि इस फंक्शन का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें हम एक ऐसा फंक्शन जनरेट करते हैं जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 1, और उसी को हम फिर फर्स्ट फंक्शन लेते, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं क्योंकि इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में क्या है, उनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो अपने को पता है लेकिन उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है तो उसको अपन हमेशा क्या बोलते हैं, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन। तो इसीलिए तुमने यहाँ पे देखा होगा जब लॉग में हम यहाँ डिफाइन करते हैं फर्स्ट, तो मेरा फॉर्मूला मुझे बताना चाहिए फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इसी का कर सकता हूँ, तो यही मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा, क्योंकि इसको तो मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता, इसका तो फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ऐसी ही सेम चीज हम यहाँ करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब तुम नीचे जाओगे ना तो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन पता है अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी इंटीग्रेशन पता है, लेकिन एल्जेब्रिक में अपने को x की पावर n का इंटीग्रेशन पता है ना भाई। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोल दूं एल्जेब्रिक में 1/x4 + 1, भाई उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, अपने को नहीं पता। तो वैसे केस में तुम एल्जेब्रिक को अगर सेकंड लोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन का इंटीग्रेशन पता है, कोसाइन का पता है, tan का पता है, एक्सपोनेंशियल में e की पावर x का पता है, इसीलिए इनको अपन सेकंड फंक्शन लेते हैं बिकॉज़ दे आर इजीली इंटीग्रेबल। ये एक जनरल थॉट प्रोसेस है, इसी को मैं आगे बाद में तुम्हें लास्ट में जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में खत्म करूंगा, तो जहां वहां पे मैं उसका फाइनल चीज बताऊंगा क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, वहां पे मैं ये चीज फिर से डिस्कस करूंगा। ये अपना हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस तरह से डिफाइंड होता है। बेसिक क्वेश्चंस तुम सबको आते हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये तुम ध्यान रख लेना अगर तुम याद कर सकते हो तो, क्योंकि जेईई एडवांस में अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी रिजल्ट पे आ जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो प्रैक्टिस सेट पहले दिया था उसमें दिया था, उसमें वहां पे प्रॉपर्टी लगने के बाद में इवेंचुअली ये इंटीग्रेशन बन जाता है e की पावर x sin dx। तुमने e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय sin x का इंटीग्रेशन एनसीईआरटी में किया होगा, उसी तरह से कुछ इसका डेरिवेशन होता है, ये रिजल्ट है। ये पार्ट दोनों में सेम है, e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ध्यान कैसे रखता हूं, देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, sin bx, और ये लिखा हुआ है cos bx, ये लिखा है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है sin bx, तो इसको मानो ये साइन लिखा हुआ है, फिर साइन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, cos। यही दो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, काइंड ऑफ मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ। और यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ये cos लिखा हुआ है तो cos और उसका डेरिवेटिव साइन। तो इसको ऐसे याद मत करो, इसको उल्टा करो, इसको ऐसे लिखो a cos bx b sin bx। तो मैं कैसे ध्यान रखता हूँ, देखो e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो आना ही है। उसके बाद में मैं लिखता हूँ दिस प्लस इसका डेरिवेटिव साइन प्लस cos, ऐसे लिखूंगा। माइनस आएगा प्लस आएगा वो बाद में देखेंगे। सेम ऐसे पहले cos की टर्म लिखेंगे, दूसरी साइन की टर्म लिखेंगे, दिस नाउ यू विल डू इट, इसका फिर इसका डेरिवेटिव। और अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा वो हम ध्यान रखेंगे कैसे, देखो। तो अब क्या होता है, पहली वाली टर्म में a आएगा, दूसरी टर्म में b, देखो इसमें भी पहली में a दूसरी में b, ऐसे अपन ध्यान रख लेंगे। और साइन और कोसाइन में, साइन में आता है नेगेटिव और कॉस में आता है पॉजिटिव। तो उसको अपन कैसे ध्यान रख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला तुमने देखा, यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यही आता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे जब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो उसमें ये नेगेटिव साइन आएगा, तो यही वाली चीज यहाँ पे आती है। लेकिन अगर तुम कॉस का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आता है, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आता है, इसको तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। बाकी तुम ऐसे बोल सकते हो साइन में नेगेटिव आता है, कॉस में पॉजिटिव, वैसे याद रख लो। बट ये जो वैल्यूज है ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू और उसका डेरिवेटिव साथ में, ये रिजल्ट की तरह तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चंस में काम आ सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने दो रिजल्ट सबने पढ़े होंगे, e की पावर x fx plus f dash x और x f dash x plus fx dx इक्वल टू x fx plus c। इनका यूज कैसे आता है इसको हम समझते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन क्या सजेस्ट करता है कि, तो ध्यान रखेंगे हम ये चीज, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन में ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो बेसिकली लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है e की पावर fx प्लस e की पावर x f dash x, ये लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन। और ये लिखा हुआ है x f dash x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय f, ये यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई। तो इसका फाइनल रिजल्ट कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि यहाँ पे ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में काफी कॉमन तरीका होता है, वो लिखते हैं ऐसे, fx मल्टीप्लाइड बाय g dash x प्लस f dash x मल्टीप्लाइड बाय gx। दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ राइटिंग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इसको लिखा जाता है, इट्स वेरी कॉमन। तो अगर तुम इस चीज को देखोगे तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx। अब जैसे सपोज ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो मैंने तुम्हें बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगता है, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन e की पावर x है और एक फंक्शन fx है, दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। पहली चीज तो ये, उसमें एक कॉमन तरीका ये होता है, उससे रिलेटेड ही ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे लिखे गए। तो अब है क्या, अगर मैं तुम्हें बोलूं इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा fx मल्टीप्लाइड बाय gx प्लस दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये चीज सबको समझ में आती है क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा। अब तुम इस रिजल्ट को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज कि ये जो fx है उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इधर, दिख रहा है सबको, और ये जो gx है उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है इधर। तो
एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे में लिखा हुआ है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव पहले में लिखा हुआ है, अदर वे राउंड। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो इसमें वो चीज अपने को देखने में थोड़ी मुश्किल होती है कि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मैं अदर वे राउंड भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिखा हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट अदर वे राउंड। अब मैंने इस तरफ से क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, देख रहा है fx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये अपने को लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज लाइक दिस, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो ये बेसिकली ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट d by dx ऑफ e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय fx, यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x fx प्लस c आ जाएगा। इसलिए हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू राइट इन क्वेश्चन। स्पेसिफिकली कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस दिखते हैं और उसमें आपको दिख रही है दो टर्म्स, ये देखो एक टर्म और ये दो टर्म, दो टर्म के एडिशन में अगर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, आपको हमेशा पहले यही चेक करना चाहिए, इस फॉर्म को नहीं ढूंढना है आपको ये चेक करना है इसका डेरिवेटिव वहां उसका डेरिवेटिव वहां, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल चेक, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के डेरिवेटिव की फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से वो एक और फॉर्म बनाते हैं x f dash x plus fx। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो x का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है ये, और जो fx है उसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला लिखा हुआ है d by dx ऑफ x fx। तो यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आता है x fx, ये ऐसे लिखा हुआ। अब तुमने इसको इस तरीके से शायद नहीं पढ़ा होगा, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन, जो इन जनरल तरीका होता है। अब ये चीज वहां कैसे काम करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन में कैसे चेंज होता है, तो जनरली ये बोला जाता है कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्व हैं और उसमें जिसमें दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, तो जनरली सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप दो इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन बनाते हैं, इसको एक लिखते हैं और एक इसको लिखते हैं, ऐसे हम दो इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन बनाते हैं। एक्चुअल में इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन की जो टेक्निक है वो ऐसे बोली जाती है, कभी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं और दो टर्म्स लिखिए, दो सेपरेट करके दो इंटीग्रेशन बनाएंगे और उसमें से सिर्फ एक में आप लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दूसरे में आप नहीं लगाएंगे। एक में इंटीग्रेशन पार्ट्स लगे, तुम्हें लगाना है इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, इट डजंट मैटर। अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूं तो क्या है, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लूंगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मुझे दिख रहा है सेकंड फंक्शन में इसको लूं क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसको तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते क्योंकि अपने को फंक्शन नहीं पता। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो फंक्शन अपने को नहीं पता उसको इन जनरली हम इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन नहीं लेते, उसको डिफरेंशिएशन का ही लेंगे। एक तो ये चीज, दूसरा ये है कि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखाओगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन, सॉरी उल्टा लिखिए, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड fx मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन में क्या होता है कि ये वाला एक्सप्रेशन देखो, जो दूसरा वाला आपने इंटीग्रेट नहीं किया वो वापस जनरेट हो जाता है और वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन की टेक्निक लगाई जाती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, दो टर्म सेपरेट करी, एक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, दूसरा वाला जो जनरल इंटीग्रेशन उससे कैंसिल हो जाता है, उसको फटाफट चेक करने का तरीका है ये, इसका डेरिवेटिव यहाँ और इसका डेरिवेटिव यहाँ, ये तरीका है। अब एक और मैं बताता हूँ कि अगर अपन ने तो यहाँ लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर अपन यहाँ लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, एक फंक्शन अपने को दिया हुआ है, वन फंक्शन इज गिवन टू अस, ओके, वन फंक्शन इज गिवन, कौन सा गिवन है यहाँ पे e की पावर x, जो भी दिया हुआ है देने दो, और दूसरे का क्या है, डेरिवेटिव है वहां पे, दिख रहा है आपको, वो गिवन नहीं है अपने को, और उनका प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो ये हो गए दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अपने को दूसरा फंक्शन नहीं पता, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। और कभी भी आपको यहाँ डेरिवेटिव दिखता है तो अगर आपको इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो डेरिवेटिव वाले को ही आप क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिया हुआ है तो उसको आप इंटीग्रेट करके fx में चेंज कर सकते हैं, इट बिकम्स इजियर फॉर यू। अगर आप इसको डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन लेंगे दैट इज फर्स्ट फंक्शन, तो आपको इसको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो f डबल डैश x में चेंज हो जाएगा व्हिच विल नॉट बेनिफिट यू। तो अगर ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी भी एक जगह डेरिवेटिव दिखता है तो इसी को आप हमेशा क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, और इसके केस में फंक्शन दिया हुआ भी नहीं होता इन जनरली। तो अब अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अगर आप इससे भी करेंगे तो दिख रहा है आपको ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगा e की पावर x fx। तो ये होती है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन की टेक्निक। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये थी, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में आते हैं, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तुम्हें प्रीवियस ईयर में दिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक का डेरिवेटिव दिया
तो हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, उसके डेरिवेटिव को हटाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस में हिंट भी होता है क्वेश्चन कि एफ डैश पे वैल्यू नहीं दी होगी, एफ ऑफ समथिंग पे वैल्यू दी हुई होगी। अगर आपको एफ डैश से एफ पे जाना है, यू हैव टू इंटीग्रेट। और अगर वो किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, इट मींस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपको हमेशा सोचना है। दूसरा ये यहाँ पे मैंने बताया, इस तरह से आपको चेक करना है। दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। इन जनरली तो ये होता है कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं अगर आप, तो ये दूसरे वाले को कैंसिल कर देता है। उसके केस में आपको ऐसा दिख जाएगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर उसमें लगाएंगे तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा, मतलब उसके केस में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ और इसका डेरिवेटिव यहाँ। ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वैसा ही क्वेश्चन हम देखेंगे बाद। तो अब ये इसका तरीका हो गया। अब ये बेसिक क्वेश्चन तुमने करे में, ये अपने को दिख रहा है, ये एफ है और ये अपना एफ डैश एक्स है। ये तो हमने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, ई की पावर एक्स, एफ एक्स और एफ डैश एक्स। जब एक फंक्शन ई की पावर एक्स है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट कंपेयर करना है। इसका डेरिवेटिव वहां और इसका डेरिवेटिव वहां सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक फंक्शन ई की पावर एक्स है, जैसे यहाँ दिख रहा है ई की पावर एक्स, तो मुझे log x दिख रहा है, लेकिन log x का डेरिवेटिव 1/x² नहीं होता। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि e की पावर x log x अलग कर लूं, e की पावर x/x² अलग कर लूं, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों में लगा। लेकिन तुमने इसका सॉल्यूशन अगर देखा होगा तो उसमें वो ऐसे करते हैं, 1/x ऐड करते हैं और 1/x सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली में ये क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा है कि fx और f' x जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमने जबरदस्ती जनरेट कर दिए कि अगर ये fx है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, उसको ऐड किया और उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को तुम ऐसे लिख सकते हो, ये क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो जाता है। तो e की पावर x log x आ जाएगा और आएगा -1/x fx प्लस f डैश। तो अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। इसको मैं बाद में फिर से बताऊंगा, एक बार और डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया, हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऐड सब्ट्रैक्ट किया, जनरेट किया फोर्सफुली। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, e की पावर x में क्या है, यहाँ एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसका मैं यहाँ पे थॉट प्रोसेस लिख लेता हूँ। हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर का फैक्टर इन न्यूमरेटर, दिस इज हाउ यू स्टार्ट। और जब आप ऐसा करते हैं तो fx और f डैश x अपने आप जनरेट हो जाता है। डिनोमिनेटर में यहाँ x+1 है तो आप ऊपर x+1 जनरेट करेंगे, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे e की पावर x+1 जनरेट किया जाएगा 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। और जैसे ही आप डिनोमिनेटर का फैक्टर न्यूमरेटर में जनरेट कर लेते हैं तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। ये जहां जनरेट हुआ उसको अलग कर लो, दूसरे को अलग कर लो, अपने आप जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे e की पावर x, इसको अगर अलग करेंगे तो आएगा 1/1 प्लस x और ये आएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस x fx प्लस f डैश x। ये वाला भी वैसा ही क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन दिखे इट डजंट मैटर, आपको उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में -1 है, x -1, ऊपर आप x -1 जनरेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे इसको, x -1 -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब। और फिर आप इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर और आएगा -2 अपॉन x -1 का होल क्यूब। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये अपना fx हो जाएगा और ये अपना f डैश x हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू जनरेट डिनोमिनेटर फैक्टर इन न्यूमरेटर। तो ये हो गया e की पावर x fx प्लस f डैश x का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो एक इसमें इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस में बता देता हूँ, आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। पूरा क्वेश्चन लॉग है, लॉग e की पावर x, ये दोनों है, दोनों में से कोई भी हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर आपको दिख रहा है फुल क्वेश्चन इन लॉग, फुल क्वेश्चन इन e की पावर x। इसके अलावा क्या है, एक्सेप्ट दिस ओनली कांस्टेंट टर्म। दैट इज मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ लॉग दिया हुआ है एक्सप्रेशन या फंक्शन ऑफ e की पावर x अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का जो तरीका होता है, हमेशा आप log x को टी पुट करेंगे या e की पावर x को टी पुट करेंगे, ये हमेशा आपको करना है। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। कोई सा भी क्वेश्चन आता है, पूरे क्वेश्चन में मेरे को log दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन में e की पावर x दिख रहा है, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ये चीज आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी। तो इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो पहले मैं log x को टी पुट करूंगा, फिर मैं आगे सोचूंगा क्वेश्चन क्या है। तो log x को अगर आप टी पुट करेंगे तो आएगा t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर। और ये तो क्या सिंपल क्वेश्चन है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो मैं ऐसे करता हूँ। ये आएगा e की पावर t dt। तो अब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, ये सॉल्व हो गया, इसी को रीराइट करके ऐसे लिखा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना। दिस ऑलवेज वर्क्स, लाइक 99% मैंने हमेशा देखा है क्वेश्चन में ये चीज हमेशा काम में आती है। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन है, e की पावर x fx प्लस f डैश x। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें e की पावर x fx प्लस f डैश x नहीं है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे दिखा एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा, पहली चीज ये। दूसरा मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे इसको दो टर्म्स में इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो हमेशा मैं कोशिश करूंगा fx और f डैश x जो है एक दूसरे के डेरिवेटिव जनरेट करने की। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें cos x दिख रहा है मुझे और 1 अपॉन x दिख रहा है, और यहाँ जो दिख रहा है मेरे को दिख रहा है sin x और log x। अब मैं नोटिस करूंगा एक का डेरिवेटिव दूसरे में है या नहीं।
जैसे आप नोटिस करो cos x का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है माइनस साइन x, तो मेरे को ये दिख रहा है, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। और log x की अगर आप बात करेंगे तो log x का डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहां दिख रहा है। तो जब आपको e की पावर x fx प्लस f डैश x नहीं दिखता है तो आपको इसी तरह से एक दूसरे के डिफरेंशिएशन चेक करना। तो जिसका डेरिवेटिव है cos का और डेरिवेटिव किसका है log का, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये है d by dx ऑफ cos x log x। सो दिस इज नथिंग बट cos x log x प्लस c। इसका डायरेक्ट आंसर अपन ऐसे निकाल सकते हैं। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला है, यू ऑलवेज हैव टू थिंक लाइक दिस। टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड देयर आर टू टर्म्स। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो सकता है, दिस इज यू ऑलवेज हैव टू चेक। यहाँ देखेंगे तो इसमें भी ये करेंगे, इसमें दो टर्म ऑलरेडी ब्रेक करी हुई है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 3x स्क्वायर है एक टर्म और एक है tan ऑफ 1/x और दूसरी टर्म है माइनस x sec ऑफ 1/x। तो अब मुझे कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये x स्क्वायर है और ये x है, इसका डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है, राइट। फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ tan है और यहाँ sec स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, तो इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। लेकिन tan का डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ sec स्क्वायर 1/x नहीं आएगा। तो आप ऐसे केस में क्या करें, आपको ऐसा दिख रहा है जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं और एक का डेरिवेटिव दूसरी जगह हो सकता है, तो आप उसका डेरिवेटिव ही निकाल के देख लो क्या है। तो मैं ये सोचूंगा कि मैं tan 1/x का डेरिवेटिव ही निकाल लेता हूँ। तो मैंने tan 1/x का डेरिवेटिव निकाला क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ sec स्क्वायर, तो वो डेरिवेटिव जनरेट हो सकता है। तो इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन निकाला तो क्या है, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर 1/x और 1/x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1/x स्क्वायर। तो अब मुझे पता है इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए था, डेरिवेटिव क्या होना चाहिए था, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए था यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए था। लेकिन ये मेरे को पूरा नहीं दिख रहा, मेरे को सिर्फ sec स्क्वायर 1/x दिख रहा है, माइनस 1/x स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो इसी क्वेश्चन को क्या मैं रीराइट करके ऐसे लिखूंगा, 3x स्क्वायर तो अपना है ही पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, tan 1/x भी अपना पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए sec स्क्वायर 1/x के साथ, तो मैं क्या करूंगा प्लस, क्योंकि ये माइनस मैंने ले लिया यहाँ से, x ऑलरेडी यहाँ पे है, sec स्क्वायर 1/x और मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वायर जबरदस्ती कर, ये मैंने कर दिया। माइनस तो मैंने ले लिया, लेकिन माइनस 1/x स्क्वायर करूंगा तो मेरे को x क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये x क्यूब में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला जो x है ये चेंज हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर में और ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये अब इसका डिफरेंशिएशन अपने को यहाँ पे दिख रहा है और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें डिफरेंशिएशन अगर आप देखोगे तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन देखो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, हमने एक का डिफरेंशिएशन दूसरी जगह जनरेट किया, दूसरा अपने आप जनरेट हो गया। तो अब अपने को पता है इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, तो ये इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x क्यूब tan 1/x का डेरिवेटिव। तो ये आंसर क्या आएगा, x क्यूब tan 1/x प्लस c आएगा। दिस इज द आंसर। ये चीज हम ऐसे समझ सकते हैं, तो एक बेसिक सी चीज हमने यूज करी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इसके थोड़े यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें log और e की पावर x में बताया, वैसे ही मैं हमेशा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिखता है, हमेशा ध्यान रखना, इट हेल्प्स अ लॉट। आप इनवर्स फंक्शन दिखता है, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट दैट इनवर्स फंक्शन इक्वल टू t। मैं हमेशा सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन, जो इनवर्स फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमेशा वैसे निकाला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ते हैं। लेकिन मैं वहां पे भी इनवर्स फंक्शन को t ही पुट करके सॉल्व करता था। जैसे मेरे को ये कुछ तो गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, इसको देख के घबराना नहीं होता। हमें दिख रहा है एक जगह इनवर्स फंक्शन, जहां पे भी आपको इनवर्स फंक्शन दिखता है हमेशा पहले इसको t पुट करो और इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाता है और उसके बाद में सिंपलीफाई नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, एक ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट होगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन का पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इसको t पुट किया तो ये आ जाएगा x इक्वल टू tan t, तो dx आ जाएगा sec स्क्वायर t। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, sec इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर t, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t, तो हो जाएगा sec t। sec इनवर्स ऑफ sec t को हम t पुट कर सकते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, तो ये हो जाएगा cos 2t। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सप्रेशन आएगा sec इनवर्स ऑफ sec t का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t, वो क्या होता है हमारा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी दैट इज sec स्क्वायर t। अब अपना ये क्वेश्चन अपने को दिख रहा है e की पावर t अपॉन sec स्क्वायर t, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 2t आएगा, नहीं ये t स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ये 2t आएगा, और जो dx है उसको आप पुट कर देंगे sec स्क्वायर t dt। अब अपने को दिख रहा है ये से कैंसिल, तो ये आ गया e की पावर t ft प्लस f डैश t, तो e की पावर t मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर प्लस c। तो दिखने वाला था गंदा क्वेश्चन, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, tan इनवर्स x और ये आ जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर।
अब इसके केस में अगर तुम यहाँ पे ढूंढने लगते हैं कि इसका डेरिवेटिव कहाँ है और उसका डेरिवेटिव कहाँ है, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इनवर्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, बेसिक इनवर्स फंक्शन जो होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इनको जनरली अगर आप टी पुट करते हैं तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीजें ध्यान रखोगे, log x e की पावर x ध्यान रखोगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर सॉल्व होने में आपको ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब हम देखते हैं इसकी के इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन के थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले एक्सप्रेशन। तो अब अपने को यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया, भाई पुराना जेईई मेन का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब यहाँ पे अपने को इसका आंसर बताना, वी कैन सॉल्व इट इन सेकंड्स, जो हमने अभी तरीका सीखा उससे। मुझे ये दिख रहा है कि e की पावर में कोई एक्सप्रेशन है और ये कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो मुझे क्वेश्चन देख के लगा प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, सो व्हाट आई विल थिंक इज कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का प्रोडक्ट है, बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सॉल्व नहीं होगा। बट मुझे ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे दो टर्म जनरेट कर सकता हूँ, मैंने बताया ना fx g'(x) प्लस f'(x) gx, तो मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा दो टर्म्स के अंदर। एक टर्म मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस 1/x, प्लस दूसरी टर्म में लिख सकता हूँ x माइनस 1/x मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x प्लस 1/x। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता कि इसको अलग करना है, x को साथ में नहीं लेना। तुम सोचोगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि 1 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई कर दे, मैं तो यूं करूं। तुम ऐसा भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे सोच लो और माइनस 1/x ऐसे सोच लो, सही बात है ना भाई। बट मुझे ये पता है जो भी टर्म मैं सेपरेट करूंगा उसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको 1 के साथ सेपरेट किया या इसको 1 प्लस x के साथ सेपरेट किया, तो मेरे को e की पावर x प्लस 1/x का डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो मैं इसको चेक करूंगा दूसरी टर्म में आ रहा है नहीं आ रहा। तो पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे पता है दो पार्ट में ब्रेक करना है, मैं पहले इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेता हूँ क्या है, उस हिसाब से फिर मैं टर्म को सेपरेट करूंगा, इट विल बिकम इजियर फॉर मी। तो मैंने अगर इसका डेरिवेटिव निकाला तो मुझे पता आएगा e की पावर x प्लस 1/x और क्या आएगा 1 माइनस 1/x²। तो मुझे पता है कि इसके डेरिवेटिव में एक तो ये टर्म आएगी और एक टर्म आएगी जिसमें ऑलरेडी दो टर्म होंगी। तो इसके डेरिवेटिव में एक तो ये टर्म आएगी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ सोच रहा हूँ, और यहाँ पे आना चाहिए 1 माइनस 1/x। तो यहाँ पे दो टर्म्स आनी चाहिए, सिंगल नहीं आनी चाहिए, और दोनों में x जैसा कुछ दिखना चाहिए, या फिर अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या दिखना चाहिए, x² माइनस 1 दिखना चाहिए। तो अगर तुम यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या दिखेगा, x² माइनस 1। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट किया। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जनरेट करने का सोच सकता हूँ, लेकिन एक्जैक्टली मेरे को सेम चीज नहीं दिख रही, तो मैं एक्जैक्टली सेम बना लूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसमें लिख लूंगा x ले लूंगा कॉमन, और यहाँ लिख लूंगा 1 माइनस 1/x², और e की पावर में आ जाएगा x प्लस 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x प्लस 1/x। अब मुझे यहाँ पे दिख गया, तो जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया था मुझे दिख गया इसका जो डेरिवेटिव है, देखो यहाँ पे, अब मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव यहाँ, और जो दूसरा पार्ट है उसका डेरिवेटिव देखोगे x का, देखो यहाँ दिख रहा है। तो अब मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस 1/x। तो इसका आंसर क्या आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस 1/x प्लस, इसका आंसर अपना ऐसे आ जाए। तो इसमें भी अपने को यहाँ डेरिवेटिव जनरेट होता हुआ दिख गया, तो अपन ने सॉल्व कर दिया। अब देखो ये देखो गंदा सा क्वेश्चन लिखा है, या फिर इस क्वेश्चन से पहले हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था e की पावर x log x प्लस 1 अपॉन किया था, तो मैंने इसमें क्या किया था, 1/x ऐड किया, 1/x सब्ट्रैक्ट किया। इन जनरली हम देखते हैं इसका डेरिवेटिव यहाँ है या नहीं। तो जब अभी तक हमने थॉट प्रोसेस डिस्कस किया, तो मैं ये बोल रहा था दो टर्म लिखेंगे और एक दूसरे का डेरिवेटिव हम देखेंगे, जो अभी हमने देखा। तो जब ऐसा केस होता है, कौन सा वाला, fx g'(x) प्लस f'(x) gx, वो इजी होता है सॉल्व करना, दिखना। लेकिन अगर fx और f'(x) तो दिख रहा है, लेकिन gx और g'(x) अपने को नहीं दिख रहा। जैसे इसका डेरिवेटिव तो यहाँ दिख रहा है, log x का 1/x² नहीं दिख रहा, तब क्या होगा, इसके केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। मुझे दिख रहा है एक टर्म ये रही और दो टर्म्स में यहाँ से सेपरेट कर सकता हूँ e की पावर के साथ। पहली चीज तो मुझे पता है इसका डेरिवेटिव आएगा नहीं, क्योंकि टर्म्स का डेरिवेटिव तो आना है, मैं पहले इसका डेरिवेटिव ही निकाल के देख लेता हूँ। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्योंकि उसका यूज तो आना ही है, क्योंकि डेरिवेटिव तो फिर हम सेपरेट करके सोचेंगे। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल के देखा तो मुझे दिखा e की पावर x sin x प्लस cos x, और मल्टीप्लिकेशन में x sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव निकालोगे, sin x माइनस sin x 0, तो ये आ जाएगा x cos x। तो मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है। तो अगर सबसे पहले मेरा स्टेप ये होगा कि मैं इसको दो टर्म्स में सेपरेट करूं, यहाँ लिखूंगा x sin x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय ये टर्म क्या आएगी, x² से x² कैंसिल हो जाएगा cos x, तो ये आएगा x² cos x। दिख रहा है आपको। तो अब अपने को दिख रहा है इसका डेरिवेटिव e की पावर x sin x प्लस cos x, और ये रहा x cos x। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं और यहाँ पे x एक अलग कर लेता हूँ। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है इसका डेरिवेटिव यहाँ, वी कैन सी दैट। बट
अब हम देखते हैं दूसरी टर्म क्या बनेगी। दूसरी टर्म क्या आ रही है अपनी? दूसरी टर्म आ रही है e की पावर x sin x प्लस cos x। दूसरी टर्म अगर हम देखेंगे तो उसमें माइनस साइन आएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा लिया, माइनस नहीं लगाना तो प्लस लगा लो, और यहाँ पे आएगा माइनस x sin x प्लस cos x अपॉन x स्क्वायर cos स्क्वायर x। दिख रहा है भाई? अपना यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए मैंने क्या लिखा। मैंने दो टर्म सेपरेट क्यों करी ये मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अब मुझे ये दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है आपको? वी कैन सी इट्स डेरिवेटिव हियर, वी कैन सी, जैसे यहाँ पे दिख रहा था अपने को इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो दूसरे वाले का डेरिवेटिव था वो अपने को यहाँ नहीं दिख रहा। सेम चीज यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव अपने को यहाँ दिख रहा है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव आपको यहाँ नहीं दिख रहा। वी आर नॉट एबल टू सी द अदर फंक्शन डेरिवेटिव। तो अपन ने इसको कैसे सॉल्व किया था? इसमें अपन ने क्या किया, जिसका डेरिवेटिव नहीं दिख रहा उसको ऐड कर लो, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये किया था अपन ने। तो अपन ने बोला कि इसका डेरिवेटिव अपने को 1/x नहीं दिख रहा, तो अपन ने क्या किया, 1/x किया, 1/x सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दैट्स इट। उससे अपने दो क्वेश्चन बन गए थे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो एक तरीका यही है इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक तरीका क्या किया था यहाँ पे, जिसका डेरिवेटिव मुझे नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसमें क्या किया था, 1/x ऐड किया और 1/x सब्ट्रैक्ट किया यहीं पे, और ये दो इंटीग्रेशन बन गए और दोनों सॉल्व हो गए। दूसरा तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, आप दोनों क्वेश्चन में लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका और एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। जैसे ही आप दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, इससे एक टर्म आएगी और इससे एक टर्म आएगी, वो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाती है, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन बोलते हैं। तो जिसमें आपको एक दूसरे के डेरिवेटिव एक दूसरी तरफ नहीं दिख रहे हैं, वैसे केस में आप एक का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग करो, दूसरे का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग करो, और दोनों की एक एक जो टर्म आएंगी वो कैंसिल हो जाती है। हाँ रोहित बोलो। हेलो। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर हम लोग को पता है ये इस फॉर्म में जा रहा है, तो हम लोग ई टू द पावर जो भी फंक्शन दिया आप इनटू एफएक्स लिख के उसके बाद उसका डेरिवेटिव लिख के आपस में कंपेयर करवा देंगे। नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चन वैसे नहीं होते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो सारे के सारे उस फॉर्म से कंपेयर करके नहीं होते हैं। वो जो कंपेयर होंगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। हमेशा e की पावर x में, e की पावर में तुम बोलोगे सर इस fx को t पुट कर देते हैं, लेकिन इसको fx को t पुट करोगे तो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, इसलिए हम उससे नहीं कर पाते उसको हर क्वेश्चन। वो हर क्वेश्चन वैसे नहीं बनता है, इसीलिए मैं आपको ये जनरल मेथड बता रहा हूँ कि ये चीज हमेशा हर जगह आपको दिखेगी। वो वहां पे भी दिख जाएगी और यहाँ पे भी दिखेगी, हर क्वेश्चन में दिखेगी। यू कैन ऑलवेज सॉल्व लाइक दिस। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था, जब इसका डेरिवेटिव यहाँ और वहां नहीं दिखता है, जब आपको ये फॉर्म नहीं दिखती है, तो उसके केस में क्या प्रॉब्लम होती है? उसके केस में प्रॉब्लम होती है हम या तो उनके डेरिवेटिव ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो आपको हमेशा दिख जाएंगे। जैसे मुझे इसका डेरिवेटिव तो यहाँ दिख गया, दिखा ना भाई, लेकिन इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, या इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, अदर वे राउंड। एक्स का भी मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा, अदर वे राउंड नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दो इंटीग्रेशन बना सकता हूँ। उसमें मैं क्या करूंगा, ये दिख गया मेरे को इसका डेरिवेटिव, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट मेथड वही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं e की पावर x sin x प्लस cos x। तो ये हो गया है एक दूसरे का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आ गया वहां, तो x का डेरिवेटिव आना चाहिए इधर। तो मैंने इसमें ये ऐड कर लिया। इसको ऐड करने से क्या हुआ, अब ये बन गया कि इसका डेरिवेटिव तो यहां है और जो दूसरा वाला है उसका डेरिवेटिव आपको यहां दिख जाएगा, दैट यू कैन सी हियर। तो ये मैंने ऐड किया जैसे मैंने यहां पे किया, दैट इज वन ऑफ द वेज। अब मुझे पता है जब मैंने इसको ऐड किया तो इस पूरी चीज को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, fx, और ये हो गया हमारा gx। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x e की पावर x sin x प्लस cos x। अगर यहाँ पे ये लिखा होता तो हम इसको इसके इंटीग्रेट करके ऐसे लिख सकते थे। अब यहाँ पे इसको देखो, जब अपने को यहां दिखा तो अब सर हमने ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, एक में अगर ऐसा करोगे दूसरे में करते तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएगा। तो अगर मैंने इसको ऐड किया है तो ये जनरेट हो रहा है, सही बात है। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस e की पावर x sin x प्लस cos x, ये आएगा। अब तुम्हें यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही होगी, इसका डेरिवेटिव वहां है उसका डेरिवेटिव यहाँ है, नहीं दिख रहा अपने को यहाँ पे ना। अब अपन फंस जाएंगे यहाँ। तो अब देखो ये चीज इसमें तो काम हो गई, इट वाज इजियर टू फाइंड। यहाँ पे वो चीज अपन अप्लाई नहीं कर पा रहे, फंस गए। होना तो चाहिए था ऐसे, बट हो नहीं रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। चलो ठीक है। तो जनरल मेथड मैं तुम्हें बता रहा था, या तो तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करके जनरेट कर सकते हो, नहीं तो जनरली क्या बोलता है, जब आपको इसका डेरिवेटिव यहाँ और इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं दिखता है तो आप इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे।
जैसे आप दोनों में इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, इसकी एक टर्म को कैंसिल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊं, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊंगा तो मुझे पता है e की पावर x, तो मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाऊंगा तो इसमें लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। e की पावर x log x माइनस इंटीग्रेशन में आएगा e की पावर x अपॉन x, ये आएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे, अब इसमें देखो दोनों फंक्शन इंटीग्रेबल है, लेकिन अपने को पता है ये वाली वैल्यू कैंसिल होगी, क्योंकि इसका आंसर तो अपन निकाल नहीं सकते। तो अब ये वाली वैल्यू अपन यहाँ जनरेट करने की देखेंगे, तो मुझे दिख रहा है 1/x² को ही मैं सेकंड फंक्शन लूंगा, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी माइनस 1/x आएगा। तो यहाँ लगाएंगे तो आएगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ऑफ e की पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अपन ने लिख लिया है। अब अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस e की पावर x बाय x, ये माइनस e की पावर x बाय x, इस तरह से इसका अपन आंसर निकाल। दिस इज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन। अब मेरे को यहाँ ये नहीं दिख रहा, तो अब मेरे को ये पता है कि मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तुम कोशिश करना क्या पता हो जाए जनरेट। मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, काफी देर से बोल रहा हूँ, हो सकता है। हाँ बोलो। तो जरूरी है जो एक्स का टर्म वो पहले ही डिफरेंशिएट होगा, तो सेकंड टर्म के साथ डिफरेंशिएट कांस्टेंट रख के फिर इसमें डिफरेंशियल उसको डिफरेंशिएबल मान के इसे ऐड सेपरेट करें। तो डिफरेंशिएबल मान के क्या बोल रहा हूँ? So, मैं कुछ वो नहीं मान रहा कि ये उसके साथ डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसे है आपको नहीं दिखता है तो आप ये दो इंटीग्रेशन मान लो और दोनों को इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा लो। दैट इज द कॉमन वे जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा ही होगा, और वो टर्म कैंसिल होती है हमेशा। वो तुम्हें दिख जाएगी, अगर नहीं दिख रही है तो भी देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ तो दिख जाएगी। अब जैसे मुझे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, तो अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने में इसकी डेरिवेटिव से अपने को ये फायदा हुआ कि अगर तुम इसको डायरेक्टली अगर अलग करते x² cos x, तो तुम्हें कैसे पता लगता है इंटीग्रेशन में पार्ट्स में क्या करते हैं? एक cos x फंक्शन है, एक x² हो जाता और एक ये हो जाता। तो उसके केस में तीन टाइप ऑफ फंक्शन का प्रोडक्ट हो जाता, फिर इंटीग्रेशन में पार्ट लगाना भी मुश्किल हो जाता। तो अब जैसे ही मैंने इसकी डेरिवेटिव को अलग किया तो मुझे दिख रहा है कि मैं इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। इसको आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि e की पावर t है या e की पावर ft है और ये f' t है, तो इसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन में पार्ट लगाऊंगा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस में क्या आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये आएगा। तो अब अपने को सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर मैं इसको t मान लूंगा तो ये dt हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x ही आने वाला। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x मल्टीप्लाई बाय e की पावर, यही आना चाहिए ना। और अपन ने जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया था तो उससे भी यही आया था। तो यहाँ पे ये जो आएगा और ये वैल्यू आएगी माइनस e की पावर x sin x प्लस cos x, यही वैल्यू तो आई थी जब ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, यही आया था ना। तो देखो यही वैल्यू आई थी वहां पे जब मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया या इसमें मैंने वो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। अब ऐड कर ये आ गया इसका इंटीग्रेशन में पार्ट्स, अब दूसरे वाले का देख लेते हैं। तो अब अपने को इसका लगाना है, तो देखो इसमें भी देखो दो टर्म्स हैं, इसमें इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे तो या तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको लेंगे, या फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे सेकंड फंक्शन इसको लेंगे। कहने का मतलब ये है सेकंड फंक्शन उसको लेंगे जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x cos x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना जो इंटीग्रेशन तुम यहां जनरेट कर रहे हो ना, जिसका इंटीग्रेशन तुम ले रहे हो, सेम इंटीग्रेशन यहां लोगे तो फायदा नहीं होगा, ऐसा जनरली देखा गया, क्योंकि वो टर्म कैंसिल नहीं क्रिएट करता है। तो जैसे यहाँ नोटिस करो, इसमें देखो अगर तुम देखोगे तो मैंने फर्स्ट इसको लिया है, सेकंड इसको लिया है, तो एक बार e की पावर x को सेकंड लिया है, एक बार e की पावर x को फर्स्ट लिया है, दोनों केस में अदर वे राउंड लिया है। तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, जैसे अगर मैंने इसको यहाँ सेकंड लिया है तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट ही लूंगा, सेकंड लेने से मेरा फायदा नहीं होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ फर्स्ट लूंगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, होना चाहिए ना भैया। तो अब ये इंटीग्रेबल होगा तो इसके इंटीग्रेशन को सोचो। तो अभी हमने x sin x का डेरिवेटिव निकाला था, तो अब यहाँ पे ये कैसे इंटीग्रेबल होगा? तो ये अपने को दिख रहा है डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस 1/2, दिस इज व्हाट इट इज रिटन। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तुम देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा, नीचे दिख रहा है कि इसका होल स्क्वायर है, तो ये u बाई वी टाइप कुछ हो गया, माइनस x sin x प्लस cos x। हाँ, तो अब तुम्हें यहाँ दिखेगा तो x cos x का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा तो ये बेसिकली लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x cos x और नीचे लिखा हुआ है x cos x का होल स्क्वायर। बेसिकली नीचे वाले को t पुट करोगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो ये dt अपॉन t स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x cos x, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये तुम निकाल सकते हो। और अगर तुम डायरेक्टली इसको देख लेते हैं u अपॉन v के फॉर्मूले से, तो नीचे v स्क्वायर आता है, यही होता है ना, और उसी तरह से इसको यहाँ पे लिखा गया u अपॉन v, तो ये कुछ ये आएगा -1/x cos x का डेरिवेटिव, ये लिखा है v का स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा d
dt अपॉन टी स्क्वायर, तो ये माइनस वन अपॉन टी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या आएगा माइनस वन अपॉन एक्स कॉस एक्स, फिर क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो क्या आएगा e की पावर x sin x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय x cos x, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस वन अपॉन एक्स कॉस एक्स। तो अब यहाँ नोटिस करो ये टर्म कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में, तो ये दोनों टर्म जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर ये आएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा e की पावर x sin x प्लस cos x ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स कॉस एक्स। तो ये जो चीज है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जनरेट हुआ था, तो देखो तो जब मैं यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा था ना तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा था, क्योंकि मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, ये ऐड किया था और यही सब्ट्रैक्ट किया था जब मैंने इसको किया था। तो जब मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया तो देखो यहाँ पे ये वही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो 1 आ रहा था ना वो अपने को नहीं दिख रहा था कि वो इसके साथ क्लब होके कैसे उसका वो डेरिवेटिव जनरेट कर रहा था। तो वो अब यहाँ देखो ये मैंने काइंड ऑफ क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया, इसीलिए अपने को वो नहीं दिख रहा था। कई बार दिख जाता है जैसे यहाँ दिख रहा है, कई बार नहीं दिखता, तो अपन ऐसे करते हैं दोनों में इंटीग्रेशन में पार्ट लगाते हैं, एक एक टर्म दोनों की कैंसिल हो जाती है। सेम फंक्शन जो यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो दूसरे में वो इंटीग्रेट मत करना, अदर वे राउंड करना, नहीं तो टर्म कैंसिल होगी तो वापस वहीं पहुंच जाओगे, फिर आपको फिर एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, होगा वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उसमें इजी टाइप ये होता है जब यहाँ डेरिवेटिव और यहाँ डेरिवेटिव दिख जाता है, जब नहीं दिखता है तो उसका एक सिंपल क्वेश्चन अपन ये पढ़ते हैं तो अपने को ये समझ नहीं आता कि 1/x और -1/x अपन कर क्यों रहे हैं, तो वो एक्चुअली में अपन कर रहे हैं ये जनरेट करने के लिए, ठीक है। और अगर उससे दिख जाता है तो वेरी गुड, और अगर नहीं दिखता है तो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे और वो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब लास्ट एप्लीकेशन में बता देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फिर आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें बताया फंक्शन ऑफ टू फंक्शंस का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव है दूसरा नॉर्मल फंक्शन है, इसमें मैंने थर्ड केस बता दिया, इसका डेरिवेटिव यहाँ और इसका डेरिवेटिव यहाँ, दिस इज वेरी कॉमन, इसी के ऊपर ये दो रिजल्ट बेस्ड है। ये आ गया है सेकंड पार्ट, ये भी मैंने तुम्हें बताया था अगर एक फंक्शन डेरिवेटिव की फॉर्म में है तो हमेशा इसी को सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना इजी है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है, पैराग्राफ टाइप में भी आया हुआ है, जैसे अपने को इसकी वैल्यू निकालनी और ये अपने को कुछ वैल्यूज देनी। तो अब मुझे दिख रहा है एक फंक्शन x है और एक फंक्शन ये है, तो मैं करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हो गए, एक फंक्शन अपने को पता ही। तो इसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन। सेकंड लेने से फायदा क्या है, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूं, फर्स्ट सेकंड लेने से पहले मैं यहाँ से 2x हटा देता हूँ, मेरे को 2x पसंद नहीं है क्योंकि फिर इंटीग्रेट करेंगे जब अपॉन 2 बारी बारी करना पड़ेगा। आप चाहो तो बिना उसके कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं ऐसे करता हूँ कि पहले 2x को मैं t पुट करता हूँ, 2x को z या t, पहले मैं t पुट करता हूँ, मैं 2x हटा देता हूँ, f के अंदर 2x मुझे पसंद नहीं, तो आ जाता है 2dx इक्वल टू dt। अब जो अपना क्वेश्चन है वो जाता है 1/2 0 से 2, लिमिट तो चेंज हो जाएगी, 2x इक्वल टू t तो x आ जाएगा t/2 और ये आ जाएगा f डबल डैश t। ऐसे स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन। तो यहाँ फर्स्ट सेकंड पुट करने के बजाय यहाँ करूँ, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, एक का डेरिवेटिव है, भले ही डबल डेरिवेटिव हो इट डजंट मैटर, उसको आप सेकंड लेंगे, इसको फर्स्ट लेंगे, पर अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो ये 1/4 तो आ जाएगा बाहर, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो t आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा f डैश t, माइनस इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो आ जाएगा f डैश t। लिमिट्स अपने को पुट करनी है 0 से 2, तो यहाँ पे भी 0 से 2 और यहाँ पे भी 0 से 2। अब देखो क्या है, ये आ रहा है 2 f डैश 2 माइनस 0, ये आएगा 1/4 2 टाइम्स ऑफ f डैश 2 माइनस f डैश t का तो f हो जाएगा, तो ये आएगा f2 माइनस f0। अब देखो अपने को ये सारी वैल्यूज दी है, अपने को सिंपल वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना और कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो। एक तो ये था, ये थॉट प्रोसेस काफी कॉमन है, काफी जगह आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, दिस इज वेरी कॉमन, इस टाइप का क्वेश्चन छोटा जेईई में भी आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि जब भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे है f डबल डैश, वैल्यू किसकी दी हुई है, f डैश की, उससे भी हिंट है अपना कि f डबल डैश को f डैश में लेके जाना है। f डबल डैश को f डैश में कैसे लेके जाओगे, जब उसको इंटीग्रेट करोगे, इसीलिए इसको सेकंड फंक्शन लिया, ऐसे भी तुम सोच सकते हो। और x को हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो हमारे लिए फायदा है क्योंकि 1 आएगा, तो ये हमारे लिए एक अच्छा इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जनरेट हो जाता है। तो ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की इसके अलावा एक और एप्लीकेशन होती है, ये तीन बेसिक थंब रूल है, ये मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, ज्यादातर तो इसी से सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो मैंने पहले वाला बताया था जिसमें इस तरह से ब्रेक नहीं होगा, तो उसके केस में उसका अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कम कैंसिल और आंसर आ जाएगा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन होते नहीं, यही टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा लास्ट एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रहता है, दैट इज रिडक्शन फार्मूला। तो जो रिडक्शन फार्मूला है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिडक्शन फार्मूला हम सारे नहीं करते हैं, बट कुछ लिमिटेड है जिन पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक एप्लीकेशन होता है इंपॉर्टेंट।